डिस्क्लेमर, आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं वह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई एक काल्पनिक रचना है। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं, स्थान, संवाद और परिस्थितियों की एक घटना पर आधारित हैं। इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, समुदाय, स्थान अथवा वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस वीडियो में व्यक्त विचार, घटनाएं या परिस्थितियां किसी भी ब्रांड, उत्पाद, संगठन या सेवा का प्रचार, समर्थन नहीं करती हैं। किसी भी नाम, चिन्ह या संदर्भ का उपयोग केवल कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए किया गया है। अब तैयार हो जाए एक ऐसी कहानी के लिए जहां कल्पना और रहस्य की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें नई कहानियां, नए अध्याय और भी रोमांचक रहस्यों को आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद और कहानी का आनंद लीजिए। अध्याय 61। लिंग ज़ुकेंगाओ पर्वत के परीक्षण मैदान में स्थित काले लोहे के पत्थर की पट्टिका के सामने एक बार फिर साधकों की भीड़ जमा हो गई थी। पत्थर की शिला पर अंकित रैंकिंग एक बार फिर बदल गई थी और हमेशा की तरह सबसे ध्यान खींचने वाला नाम वही था जो लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा था। 5वां स्थान, शियाओ चेन, 41वां स्तर। 41वां स्तर, वह तो महायान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के राक्षसी जीवों से भरा स्थान है। जियाओ चेन अभी शून्य शोधन के चरम चरण में ही है ना? शून्य शोधन के चरम पर रहते हुए महायान क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के राक्षस से लड़ना यह अब केवल एक प्रतिभा नहीं है, यह एक राक्षस है। मैंने सुना है कि उसने 41वें स्तर पर लगातार 3 थंडर मार्क लेपर्ड को मार गिराया और फिर भी बिना किसी चोट के बच निकला। इस तरह की ताकत के साथ मुझे डर है कि वह एक साधारण महायान क्षेत्र के साधक को भी टक्कर दे सकता है। चर्चाओं के बीच किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जियाओ चेन पहले ही चुपचाप परीक्षण स्थल से निकल चुका था। यद्यपि 41वें स्तर पर मौजूद राक्षसी जानवर शक्तिशाली थे, फिर भी वे अब उसे वह दबाव महसूस नहीं करा सकते थे जो उसने पहले महसूस किया था। लगातार भयंकर युद्धों ने उन्हें बहुत सारे ज्ञान का संचय करने का अवसर दिया था और उनकी साधना का स्तर उन्नति के हल्के संकेत दिखा रहा था, लेकिन उन्हें महायान क्षेत्र तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने कुछ समय के लिए रुकने का विकल्प चुना। वे इन ज्ञान को अच्छी तरह से आत्मसात करना चाहते थे और एक मजबूत नींव रखना चाहते थे। खेती का मतलब कभी भी अंधाधुंध गति की तलाश करना नहीं था। शाओ चेन ने कांगदाओ पर्वत की धारा का अनुसरण किया और एकांत साधना के लिए एकांत स्थान की तलाश में और अंदर की ओर चला गया। परीक्षण स्थल के शोरगुल से दूर जंगल में बहती धारा की कलकल ध्वनि और पक्षियों के चहचहाने से उनकी तनावग्रस्त नसें धीरे धीरे शांत होने लगीं। घने जंगल से गुजरते हुए धारा अचानक चौड़ी हो गई और एक गहरे पन्ना रंग के कुंड का रूप ले लिया। तालाब के किनारे एक चट्टान पर एक सफ़ेद आकृति खड़ी थी। वह एक लड़की थी जिसने सादी सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी और उसके चांदी जैसे बाल सूरज की रोशनी में हल्की चमक बिखेर रहे थे। शियाओ चेन की ओर पीठ करके वह पूल के पानी को निहार रही थी। उसके आसपास की हवा में ठंडक महसूस हो रही थी। तालाब के किनारे बहने वाली धारा वास्तव में बर्फ की एक पतली परत में जम गई थी और यहाँ तक कि आसपास की घास और पेड़ भी सफ़ेद पाले से ढके हुए थे। जैसे ही जियाओ चेन पास पहुंचा, लड़की अचानक मुड़ गई और उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। रुको। उसकी आंखें जमी हुई झील की तरह बेहद हल्के नीले रंग की थीं, जिनमें सतर्कता और अलगाव का भाव झलक रहा था। इधर मत आओ, मेरे करीब आना खतरनाक होगा। शाओ चेन के कदम लड़खड़ा गए। उसे एहसास हुआ कि हालांकि वह अभी भी लड़की से 3 झांक दूर था, लेकिन उसे पहले से ही कड़ाके की ठंड महसूस हो रही थी और उसके पैरों के नीचे की घास जमने लगी थी। उसने अपने मन में ये समझ लिया था कि इस लड़की की शारीरिक बनावट संभवतः बेहद खास है, जो तीव्र शीतलता का संचार करने में सक्षम है। माफ़ कीजिए, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। जियाओ चेन रुका और धीरे से बोला, मैं बस एकांत साधना के लिए जगह ढूंढ रहा था, मैं आपके पास नहीं आऊँगा। लड़की ने उसकी ओर देखा। उसकी नीली आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। साधारण साधक उसके एक झांक के दायरे में ही ठंड से कांपने लगते, फिर भी हरे वस्त्र पहने ये साधक 3 झांक की दूरी पर बिना अपना भाव बदले खड़ा रहा, मानो उसके चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति ठंड का प्रतिरोध कर रही हो। उसने अपने चारों ओर जमी बर्फ की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी शारीरिक बनावट जन्मजात बर्फीली आत्मा है। अगर मेरी भावनाएं जरा सी भी बदलती हैं तो मैं एक ठंडी आभा उत्सर्जित करती हूँ। जो भी मेरे करीब आएगा उसे पाला लग जाएगा या फिर ठंड से जमकर उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी आवाज़ में एक सूक्ष्म उदासी का भाव था, मानो वह लंबे समय से एकांत की आदी हो चुकी हो। जियाओ चेन ने पास आए बिना सिर हिलाया और उत्सुकता से पूछा, तो फिर आप यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हैं? लड़की ने तालाब में तैरती मछलियों को देखा और फुसफुसाते हुए कहा, मैं भुनी हुई मछली खाना चाहती हूँ। उसके गाल हल्के से लाल हो गए, मानो वह थोड़ी शर्मिंदा हो। मैंने बहुत दिनों से कुछ भी गर्म नहीं खाया है। पानी में मछलियों को देखकर मेरा मन हुआ कि खाऊं, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ उन्हें छूता है, मछलियां बर्फ के टुकड़ों में जम जाती हैं। ये सुनकर जियाओ चेन के दिल में हलचल सी मच गई।
उसने लिनझोउ संप्रदाय में मिलने वाले गर्मागर्म भोजन और लिनझोउ के अक्सर कहे जाने वाले इस कथन के बारे में सोचा, नश्वर जीवन की गर्माहट ही हृदय को सबसे अधिक सुकून देती है। उसके सामने बैठी लड़की को स्पष्ट रूप से गर्माहट की तीव्र इच्छा थी, फिर भी वह अपनी शारीरिक बनावट के कारण इतनी असमर्थ थी कि वह एक गर्म भुनी हुई मछली भी नहीं खा पा रही थी। क्या मैं आपके लिए कोशिश करूं? जियाओ चेन ने कहा। लड़की अचंभित रह गई। क्या आपको ठंड से जम जाने का डर नहीं है? कोशिश करने के बाद पता चल जाएगा। जियाओ चेन मुस्कुराया। उसकी स्पीयर इंटेंट उसके शरीर के भीतर धीरे धीरे फैलकर एक अदृश्य कवच बना रही थी, जो ठंड को अलग कर रही थी। उसी समय उसकी उंगलियों के चारों ओर हरे रंग की आध्यात्मिक ऊर्जा की एक हल्की सी लकीर घूम रही थी। ये जीवन के दाव की आभा का एक अंश था जिसे उसने इतने लंबे समय तक लिनझोउ के साथ रहने से अवशोषित किया था। हालांकि यह उनके गुरु की तुलना में कहीं कम गहन था, फिर भी इसमें एक कोमल जीवंतता थी जो ठंड का सामना करने में सक्षम थी। वह पूल के पास नहीं गया, बल्कि उसने पानी की ओर हाथ हिलाया। आध्यात्मिक ऊर्जा की वह हरी धारा एक पतले धागे में परिवर्तित हो गई, जो एक गोलमटोल ग्रासकाप मछली के चारों ओर सटीक रूप से लिपट गई और उसे किनारे पर खुले मैदान में उतार दिया। इसके बाद जियाओ चेन ने अपने थैले से बोतलों और जारों का एक ढेर निकाला। ये वो चीजें थीं जिन्हें लिनझोउ ने किंगयोन संप्रदाय छोड़ते समय उसके थैले में भरने पर जोर दिया था, ये कहते हुए कि जब आप बाहर होते हैं तो आप भोजन के मामले में समझौता नहीं कर सकते। इसके अंदर जीरा, सोया सॉस और मिर्च पाउडर जैसे मसाले थे। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके आग जलाई, मछली को साफ किया, उस पर मसाले लगाए और उसे आग पर भून लिया। तेल टपकने लगा, चटकने की आवाज आने लगी और जल्द ही हवा में एक भरपूर सुगंधित खुशबू फैल गई। वह लड़की 3 झांक की दूरी पर खड़ी थी, नाचती हुई लपटों और जियाओ चेन के चेहरे को देख रही थी, जो मछली को भूनने में पूरी तरह से मग्न था। पहली बार उसकी नीली आंखों में गर्माहट दिखाई दी। उसे महसूस हो रहा था कि आग की लपटों की गर्मी और भोजन की सुगंध धीरे धीरे उसके दिल की ठंडक को दूर कर रही है। ये तैयार है। जियाओ चेन ने सुनहरी भुनी हुई मछली को आध्यात्मिक ऊर्जा से सहारा देते हुए लड़की को सौंप दिया। लड़की ने सावधानी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने मछली को छुआ, एक ठंडी आभा निकली, लेकिन इस बार वह ठंडी आभा मछली पर मौजूद जीवन के दाव की स्थायी आभा द्वारा अवरुद्ध होती प्रतीत हुई, और मछली जमी नहीं। उसने एक छोटा सा टुकड़ा खाया। यह बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम था। इसमें से एक मनमोहक सुगंध आ रही थी, और एक गर्माहट भरी अनुभूति उसके गले से लेकर दिल तक फैल गई। स्वादिष्ट। लड़की की आंखें चमक उठीं और वह छोटे छोटे निवाले लेते हुए मुंह के कोने पर थोड़ा सा मसाला लगाए ऐसे खाने लगी जैसे किसी बच्चे को मिठाई मिली हो। मैंने कई सालों से कुछ भी तीखा नहीं खाया है। उसकी खुशी देखकर जियाओ चेन भी मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें पसंद आए तो भविष्य में मुझसे मिलने आना और मैं तुम्हारे लिए इसे फिर से ग्रिल कर दूंगा। लड़की ने सिर हिलाया। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। मैं नहीं जा सकती। मैं यूं ही बाहर नहीं जा सकती। मेरा स्वभाव दूसरों को आसानी से चोट पहुंचा देता है। मेरा नाम लिंगजू है और मैं आगे बर्फ की घाटी में रहती हूँ। मेरा नाम शाओ चेन है। शाओ चेन ने सिर हिलाया। तो जब मुझे समय मिलेगा मैं बर्फ की घाटी में आपसे मिलने आ सकता हूँ। लिंगजू की आंखें फिर से चमक उठीं और उसने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। शाओ चेन ने उससे कुछ और पल बातचीत की और उसे पता चला कि वह बचपन से ही बर्फ की घाटी में रहती थी और बाहरी दुनिया से उसका संपर्क बहुत कम रहा था। उसकी शारीरिक बनावट के कारण उसके परिवार के सदस्य भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। लिंगजू को विदाई देने के बाद जियाओ चेन आगे बढ़ता रहा और एक गुप्त गुफा की तलाश में वहां पहुंच गया जहां उसने एकांत साधना शुरू की। पालथी मारकर बैठे हुए वह लिंगजू की नीली आंखों और भुनी हुई मछली खाते समय उसके खुश चेहरे के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। जनजात है महात्मा काया, जियाओ चेन ने मन ही मन बुदबुदाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या लिनझोउ के पास कोई तरीका हो सकता है। लिनझोउ को अपने मन में सर्वशक्तिमान प्रतीत होता था और उसे लगता था कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे उसका गुरु हल न कर सके। गुफा के बाहर धारा कलकल कर रही थी और सूरज की रोशनी पत्तियों से छनकर आ रही थी, जिससे धब्बेदार छायाएं बन रही थीं। शाओ चेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पिछले कुछ दिनों में प्राप्त अंतर्दृष्टियों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे प्रवाहित हो रही थी क्योंकि वह लगातार महायान क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। इसी बीच बर्फ की घाटी की दिशा में लिंगजू ने मछली की बची हुई हड्डियों को पकड़े हुए जमी हुई धारा के किनारे बैठकर उस दिशा में देखा जिधर से जियाओ चेन गया था। पहली बार उसकी नीली आंखों में प्रतीक्षा नामक एक भावना दिखाई दी। शायद ये दुनिया उतनी ठंडी नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। अध्याय 62। कुछ रास्ते अकेले ही तय करने पड़ते हैं। खंडहरों के विशाल क्षेत्र के ऊपर टूटी हुई दीवारें और खंडहर हो चुके प्राचीर मीलों तक फैले हुए थे। घिसे पिटे पत्थर के खंभों पर अब भी धुंधली ड्रैगन आकृतियां दिखाई देती थीं। टूटी हुई जैड की फर्श की टाइलों के नीचे से कभी कभी शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा रिसती थी। यह स्थान कभी महारानी के साम्राज्य लिंगशियाओ शहर की राजधानी हुआ करता था।
जियांग ली खंडहरों के बाहर खड़ी थी, ठंडी हवा में उसके लाल वस्त्र लहरा रहे थे। उसने आधे ढह चुके एक पत्थर के खंभे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां उस पर उकेरी गई नक्काशी को छू रही थीं और उसकी आंखों में एक अवर्णनीय जटिल भाव था। ये स्थान कभी उसका घर हुआ करता था, वह जगह जहां वह दुनिया पर राज करती थी और सभी जीवित प्राणियों को नीचा देखती थी। उस समय लिंगशियाओ शहर कितना भव्य रहा होगा। इसकी ऊंची ऊंची छतें और मेहराबें बादलों को छूती थीं, इसके रत्नजड़ित मीनारें और महल सूर्य और चंद्रमा की रोशनी को प्रतिबिंबित करते थे। चारों लोगों के साधक अवज्ञा करने का साहस नहीं करते थे, और यहाँ तक कि मध्य लोक के पुराने राक्षस भी 3 प्रकार का आदर प्रदर्शित करते थे। महाराज जियाओजान उसके बगल में प्रकट हुआ, उसकी आवाज़ भावुकता से भर गई थी। अगर वह साल न होता तो ये सब अतीत की बात है। जियांग ली ने शांत स्वर में उसे टोकते हुए कहा, हालांकि उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उस समय हम इस दुनिया के शिखर पर पहुंच चुके थे, हमारी उम्र ढल रही थी। अगर हम स्वर्गिक मार्ग को पार करके उच्चतर आयामों में प्रवेश नहीं करते तो अंततः हम मुट्ठी भर मिट्टी में तब्दील होकर समय की भूल में खो जाते। उस समय साम्राज्य विशेषज्ञों से भरा हुआ था, शक्तिशाली प्राणी सर्वत्र व्याप्त थे और महायान साधक कुत्तों की तरह आम थे। हालांकि इस दुनिया में स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की भी अपनी सीमाएं थीं। एक बार उस स्तर तक पहुंचने के बाद आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता संसार की बाधाओं को तोड़कर उच्च आयामी ब्रह्मांड में जाना था। स्वर्गिक मार्ग ही एकमात्र मार्ग था, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गिक मार्ग के अंत में द्वारपाल होंगे। उच्च आयामों के उन प्राणियों ने उन्हें निम्न आयामी चींटियों के समान समझा, उनके साथ बार ड्रैगन और जंगली जानवरों जैसा व्यवहार किया और उन्हें एक कदम भी आगे बढ़ने से रोक दिया। उस युद्ध ने आकाश को हिला दिया और धरती को तहस नहस कर दिया। साम्राज्य के सभी कुलीन लोग मारे गए, लिंगशियाओ शहर खंडहर में तब्दील हो गया और अनगिनत कुलीन परिवार, संप्रदाय और राजवंश उस उथल पुथल में नष्ट हो गए। यहाँ तक कि वह स्वयं भी महारानी की आत्मा के अंश और शियाओजान के बलिदान के बल पर ही पुनर्जन्म ले पाई थी। वे द्वारपाल जियांग ली ने अपनी जंग लगी लोहे की तलवार को कसकर पकड़ लिया, उसकी आंखों में भयंकर चमक थी। वे हमें चींटियों के समान समझते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि चींटियों में भी आकाश और पृथ्वी को उलट पुलट करने का दृढ़ संकल्प होता है। उसे महसूस हो रहा था कि लिन जोऊ की शक्ति अथाह है, संभवतः द्वारपालों से कहीं अधिक। यदि वह मदद मांगती तो लिन जोऊ सचमुच उसके लिए स्वर्गिक मार्ग की बाधाओं को दूर कर सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। कुछ कर्ज उसे खुद चुकाने होंगे, कुछ रास्ते उसे खुद तय करने होंगे। अगर वह हमेशा लिन जोऊ पर निर्भर रहेगी तो वह कभी भी सही मायने में विकसित नहीं हो पाएगी, और न ही वह कभी उस दौर के साम्राज्य की शान को बहाल कर पाएगी। महामहिम, जियाओजान ने गहरी आवाज में कहा, पुराने सैनिकों में अभी भी एक व्यक्ति ऐसा है जो शायद मदद कर सकता है। कौन? जियांग ली ने पूछा। शाही गुरु। जियाओजान की आवाज में उदासी की झलक थी। उस समय हमारी वापसी को सुरक्षित करने के लिए शाही गुरु का शरीर द्वारपालों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा सृजित ताइक्सु प्रेत शास्त्र अविश्वसनीय रूप से विचित्र और रहस्यमय था। उनकी आत्मा नष्ट नहीं हुई, लेकिन उनकी बुद्धि बिखर गई और वे इन खंडहरों की गहराई में फंस गए हैं और बाहर नहीं निकल सकते। जियांग ली की आंखों में आशा की एक किरण कौंधी। क्या शाही गुरु अभी भी यहीं हैं? उस समय के शाही गुरु साम्राज्य के सर्वोपरि सूत्रधार थे, जिनकी साधना और ज्योतिष एवं गणना में महारत अतुलनीय थी। यदि वह उन्हें ढूंढ पाती तो साम्राज्य के पुनर्निर्माण में अत्यंत सहायता प्राप्त होती। हाँ, यह अधीनस्थ उसकी आत्मा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता है। वह आगे स्थित भूमिगत महल की गहराई में है। चलो चलते हैं, एक नज़र डालते हैं। जियांग ली ने अब और संकोच नहीं किया और खंडहरों की गहराई की ओर चल पड़ी। लाल वस्त्र पहने उसका शरीर दृढ़ निश्चय के साथ टूटी हुई दीवारों और खंडहरों के बीच से गुजरा, मानो वह खंडहरों के इस विशाल विस्तार के भीतर से शिखर तक एक नया रास्ता बनाने जा रही हो। इसी बीच कैंगाओ पर्वत के भीतर एक गुप्त गुफा में श्याओ चेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उनमें से एक तीव्र प्रकाश चमका और फिर गायब हो गया। उसके शरीर के चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा ज्वार की तरह कम होती गई और अंततः शांति छा गई, लेकिन वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी साधना का स्तर शून्य शोधन के प्रारंभिक चरण में पहुंच चुका है। ये देखने में तो एक छोटा सा कदम लग रहा था, लेकिन उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई थी। यह उसके जानबूझकर किए गए दमन का परिणाम था। उसकी नींव बेहद मजबूत बनी थी और हर सफलता एक गुणात्मक छलांग थी। श्याओ चेन ने एक गहरी सांस छोड़ी और उठकर अपने अंगों को फैलाया। उसकी हड्डियां चटकने और टूटने की आवाज से भर उठीं, मानो विस्फोटक शक्ति से भरी हों। इन दिनों परीक्षण मैदानों में हुए प्रशिक्षण और एकांतवास के दौरान प्राप्त अंतर्दृष्टि ने भला दाव के बारे में उनकी समझ को एक और स्तर तक गहरा कर दिया था, और उन्हें जीवन के दाव के नियम के बारे में भी एक स्पष्ट एहसास हुआ था, जिसका उल्लेख लिन जोऊ ने कभी कभी किया था। गुफा से बाहर निकलते ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ी और उसे गर्माहट महसूस हुई। जियाओ चेन ने अंगड़ाई ली और जाने की तैयारी कर रहा था, तभी पास ही एक धारा के किनारे उसने उस जानी पहचानी सफ़ेद आकृति को देखा।
लिंगजू नदी के किनारे बैठी पानी में तैरती मछलियों को देख रही थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह क्या सोच रही है। उसके चारों ओर नदी अभी भी पतली बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन बर्फ की परत पिछली बार से थोड़ी पतली लग रही थी। मिस लिंगजू, जियाओ चेन मुस्कुराते हुए उनके पास आया। लिंगजू ने अपना सिर घुमाया और उसे देखकर उसकी नीली आंखें चमक उठीं। वह झट से खड़ी हो गई। बड़े भाई शियाओ चेन, मछलियों को देख रहे हो? जियाओ चेन 3 झांक की दूरी पर रुक गया और ठंडी हवा का प्रतिरोध करने के लिए एक अवरोध बनाने के लिए अपनी भाला शक्ति का उपयोग किया। लिंगजू ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, मुझे पिछली बार आपने जो मछली ग्रिल की थी उसकी याद आ रही थी। वह बहुत स्वादिष्ट थी। शाओ चेन मुस्कुराया और बोला, जब समय मिलेगा तो मैं इसे तुम्हारे लिए दोबारा पकाऊंगा। वैसे, उसने लिंगजू की शारीरिक स्थिति को याद करते हुए गंभीरता से कहा, इस एकांतवास के दौरान मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है। जब मैं संप्रदाय में वापस लौटूंगा तो मैं लिंगजू को तुम्हारी स्थिति के बारे में बताऊंगा, तुम्हारा गुरु। लिंगजू ने पलकें झपकाईं। हाँ, जियाओ चेन का स्वर अत्यंत आश्वस्त था। लिंगजू असीम अलौकिक शक्तियों वाला व्यक्ति है जो असंभव को संभव कर सकता है। वह निश्चित रूप से तुम्हारी जन्मजात हिम आत्मा की शक्ति की समस्या का समाधान निकाल लेगा। लिंगजू अपने दिल में सर्वशक्तिमानता का पर्याय था। ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिसे उसका गुरु हल न कर सके। ये सुनकर लिंगजू की आंखों में आशा की एक किरण जगी, लेकिन वह तुरंत ही बुझ गई। उसके परिवार ने उसकी शारीरिक शक्ति को लेकर सारे उपाय आजमा लिए थे। उसका परिवार मध्य क्षेत्र का प्रसिद्ध हिमात्मा वंश था, जिसकी विरासत हजारों वर्षों पुरानी और मजबूत नींव पर टिकी थी। मध्य क्षेत्र के शीर्ष संप्रदायों को भी उन्हें सम्मान देना पड़ता था, फिर भी वे उसकी जन्मजात हिमात्मा की शक्ति के आगे बेबस थे। क्या दक्षिणी क्षेत्र का कोई साधक, उसका गुरु, वास्तव में इस समस्या का समाधान कर सकता है? लिंगजू को मन ही मन पता था कि यह लगभग असंभव है, लेकिन शियाओ चेन की गंभीर आंखों को देखकर वह इस दयालुता को अस्वीकार नहीं कर सकी, इसलिए उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, धन्यवाद बड़े भाई शियाओ चेन। उसे सहमत होते देख जियाओ चेन बहुत खुश हुआ। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरी खबर का इंतजार करो। उन्हें यह नहीं पता था कि जिस सर्वशक्तिमान गुरु की वे बात कर रहे थे, वे इस समय किग्युन संप्रदाय के प्रांगण में एक बांस की कुर्सी पर आराम से लेटे हुए धूप सेक रहे थे और सोच रहे थे कि रात के खाने में स्पिरिट राइस के साथ उबला हुआ मांस बनाएं या सिंदूरी फल का सूप बनाएं। और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके इस अनौपचारिक वादे ने लिंगजू के दिल में आशा नाम का एक बीज बो दिया था। नदी की कलकल ध्वनि सुनाई दे रही थी और सूर्य की रोशनी बिल्कुल अनुकूल थी। शाओ चेन ने लिंगजू से कुछ और वाक्य कहने के बाद विदा ली। उसने आगे की योजना बनाने से पहले कुछ और दिन कैंगाओ पर्वत पर रुककर अपनी साधना को सुदृढ़ करने की योजना बनाई थी। आगे का रास्ता लंबा था और चुनौतियां अभी बाकी थीं, लेकिन जियाओ चेन का दिल ताकत से भरा हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, वह अकेले नहीं लड़ रहा है। अध्याय 63, घर पर नजर रखना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। शुवानटियन संप्रदाय के एक भव्य प्रांगण में युवा संप्रदाय प्रमुख झाओ फैंग खिड़की के पास खड़े होकर आंगन में मुरझाए हुए शरद ऋतु के गुलदाउदी के फूलों को निहार रहे थे। उनका चेहरा इतना उदास था मानो उससे पानी टपकने वाला हो। उसके पीछे सु वानकिंग अपने सफेद वस्त्रों में चुपचाप खड़ी थी। उसकी बाहों के बीच सूक्ष्म चिंता की एक झलक दिखाई दे रही थी। वानकिंग, युवा संप्रदाय प्रमुख झाओ फैंग अचानक कर्कश आवाज में बोले, क्या तुम्हें लगता है अगर मैंने उस समय शियाओ चेन को उकसाकर तुम्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर न किया होता तो क्या आज की घटनाएं घटित होती? सु वानकिंग चौंक गई, फिर उसने अपना सिर झुका लिया। युवा संप्रदाय प्रमुख, आप बहुत गंभीरता से बात कर रहे हैं। इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि शियाओ चेन कुछ ज्यादा ही उद्दंड है। क्या मैंने आसमान को चुनौती दी? युवा संप्रदाय प्रमुख झाओ फैंग ने आत्मनिंदा करते हुए हंसते हुए खिड़की के फ्रेम पर मुक्का मारा। मैं मूर्ख था, मैं अंधा था। उत्तरी क्षेत्र में मेरे पास उसे एक ही वार में मार डालने का स्पष्ट अवसर था, फिर भी मैंने उसके साथ खिलवाड़ करना चुना, उसे बचने का मौका दिया। अगर मैंने उस समय खरपतवार काट दिए होते और जड़ से उखाड़ फेंके होते तो आज शियाओ चेन चारों क्षेत्रों में कैसे हलचल मचा रहा होता, मेरे जुवानटियन संप्रदाय के बुजुर्गों को मार रहा होता और पूरे संप्रदाय को अपने साए में जी रहा होता। कांगदाओ पर्वत पर शियाओ चेन की उपलब्धियों और काले लोहे के पत्थर की पट्टिका पर लिखे प्रथम स्थान, शियाओ चेन 49वां स्तर शब्दों को याद करते हुए उनका दिल मानो किसी अदृश्य हाथ से जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। शून्य शोधन के प्रारंभिक चरण में 49वें स्तर को पार करना, जहां राक्षसी जानवर महायान के चरम पर थे। शक्ति का ये स्तर पहले से ही उसकी पहुंच से परे था और शायद उसके पिता संप्रदाय के गुरु झाओ जुवान भी जीत की गारंटी नहीं दे पाएंगे। जियाओ चेन जुवानटियन संप्रदाय के सिर पर लटकती तलवार की तरह था, तेज, ठंडा और किसी भी क्षण गिरने को तैयार, उन सबको काट डालने को तैयार। ये डर दिन रात उसके दिल को कचोटता रहता था। उसे अपना आपा खोते देख सु वानकिंग ने धीरे से कहा, युवा संप्रदाय प्रमुख, बात यहाँ तक आ गई है, पछताने का कोई फायदा नहीं।
हालांकि जियाओ चेन शक्तिशाली है, लेकिन जुवानिटियन संप्रदाय की जड़ें गहरी हैं और शायद हमारे पास उससे मुकाबला करने की शक्ति की कमी न हो। युवा संप्रदाय प्रमुख झाओ फैंग ने कुछ नहीं सुना, बस खिड़की से बाहर देखता रहा। उसकी आंखों में पागलपन की एक झलक थी। वह जानता था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, या तो शियाओ चेन को मार डाले या उसके हाथों कुचले जाने का इंतजार करे। तारों से भरे आकाश के पार दरारों से भरा एक तारों का मार्ग आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसमें धूल के कण उल्कापिंडों की तरह तेजी से गुजर रहे थे और अपने साथ एक भयावह सन्नाटे का माहौल लिए हुए थे। तारों के पथ के अंत में 5 धुंधली आकृतियां मंडरा रही थीं। उनके शरीर से ऐसा दबाव निकल रहा था जिससे तारे भी कांप रहे थे। उस आदमी का गठन पिछली बार की हमारी जांच से भी ज्यादा मजबूत है। बाईं ओर से एक आकृति बोली, उसकी आवाज धातु के घिसने जैसी थी। अगर हम पांचों अपने असली रूप में उतरें तो क्या हमें विश्वास है कि हम उस गठन को तोड़कर उसे मार सकते हैं? मुश्किल है। दाईं ओर से एक कोमल स्त्री की आवाज आई। उस संरचना में एक क्षेत्र के नियम समाहित हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम है। पिछली बार हमने इसे परखने के लिए जो प्रक्षेपण भेजा था वह पास आते ही नष्ट हो गया। हम उसे देख भी नहीं पाए। हम एकदम बेकार लोग एक निम्न आयामी जीव को भी नहीं संभाल सकते। बीच में खड़ा एक हट्टा कट्टा आदमी खून जैसे लाल धुंध से घिरा हुआ ठंडी सांस लेते हुए बोला, मेरे हिसाब से हमें अपना असली रूप दिखा देना चाहिए। भले ही हम इस घेरे को तोड़ न सकें, लेकिन हम इस दुनिया को टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वह बाहर आता है या नहीं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, नहीं, हमारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है और अगर हम वापस चले गए तो हम इसके लिए जवाबदेह नहीं होंगे। कोई भी योजना बनाने से पहले हमें पहले स्थिति का जायजा लेना चाहिए। वे पांचों क्षण भर के लिए चुप रहे और तारामंडल के चारों ओर की धूल मानो जम गई। तो फिर अभी हम कोई कदम न उठाएं तो कैसा रहेगा? आखिरी व्यक्ति ने सपाट लेकिन अचूक शक्ति से भरी आवाज में कहा, किसी को उस पर नजर रखने के लिए भेजो। अगर उसका मकसद वाकई हमारे जैसा ही है तो हम मिलकर उसे खत्म कर देंगे। अगर वह चुपचाप बैठा रहा तो उसे अपने आप में ही रहने दो, एक कर्कश वृद्धा आवाज ने उत्तर दिया। पांचों आकृतियों ने एक दूसरे को देखा, चुपचाप सिर हिलाया और फिर प्रकाश की 5 लकीरों में परिवर्तित हो गईं, जो तारामंडल के अंत में गायब हो गईं। केवल तारामंडल का धीरे धीरे क्षीण होता हुआ मार्ग ही पीछे छोड़ गईं। मध्य क्षेत्र, एक निर्जन घाटी। एक काला पत्थर जो एक झांक जितना लंबा था घाटी में चुपचाप खड़ा था। उसका शरीर काई से ढका हुआ था, जो देखने में एक साधारण चट्टान से अलग नहीं लग रहा था। दरार, अचानक काले पत्थर की सतह पर एक दरार खुल गई और उसमें से 2 हाथ बाहर निकले, जिनके नाखून चाकू की तरह तेज थे और एक रहस्यमयी रोशनी से जगमगा रहे थे। तुरंत बाद पत्थर के टुकड़े सरसराहट के साथ गिरे और काले पत्थर के चूर्ण से ढका एक आकृति धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसने आकाश की ओर देखा, उसकी आंखों में लाल रंग की चमक थी। किंग यून संप्रदाय, लिन जोऊ का छोटा आंगन। सूरज की रोशनी बिल्कुल सही थी और लिन जोऊ बांस की कुर्सी पर लेटा हुआ था, होठों पर मुस्कान लिए गहरी नींद में सो रहा था। उसे पता नहीं था कि वह किस अच्छे सपने का सपना देख रहा है। आंगन के कोने में स्थित पुराना बबूल का पेड़ मानो सजीव हो गया हो और उसने अपनी एक पतली शाखा बढ़ाकर बांस की कुर्सी को धीरे से हिलाया, मानो उसे हवा दे रहा हो। डिंग, सिस्टम मिशन जारी किया गया। मध्य क्षेत्र में जाओ और 9 पाताल लोक के दानव देवताओं के शरीर को अपना शिष्य बनाओ। उसके दिमाग में ठंडी प्रणाली की चेतावनी गूंज उठी। लिन जोऊ ने भौहें चढ़ाई, करवट बदली और बुदबुदाया, शिष्य लेना। परेशानी वाली बात है। वह उठ बैठा और अपनी ठुड्डी सहलाने लगा। 9 पाताल लोक के दानवों का पुनर्जन्म, उससे निपटना आसान नहीं लगता। लिन जोऊ ने एक पल सोचा, अगर समय आने पर वह आदमी बात नहीं मानता तो वह उसे तब तक कोड़े मारेगा जब तक वह सुधर न जाए। ठीक है, मैं जाकर देख लेता हूँ। लिन जोऊ ने अंगड़ाई ली, पुराने बबूल के पेड़ की ओर हाथ हिलाया और कहा, घर का ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। पुराने बबूल के पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं, मानो प्रतिक्रिया दे रही हों। कैंगाओ पर्वत के बाहर जियाओ चेन एक नीले इंद्रधनुष में परिवर्तित हो गया और आगे की ओर उड़ गया। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कैंगाओ पर्वत के 49वें तल पर महायान के चरम राक्षसी दानव कैस बीस्ट से युद्ध किया था। हालांकि यह खतरनाक था, उन्होंने अपने प्रारंभिक शून्य शोधन स्तर को पूरी तरह से मजबूत कर लिया था और उनकी भला दाव की भावना एक बाधा को पार करते हुए गति के वास्तविक सार को सूक्ष्म रूप से छू गई थी। काले लोहे के पत्थर की पट्टिका पर पहला स्थान उनकी इस यात्रा का सबसे अच्छा प्रमाण था। फसल कम नहीं है। जियाओ चेन ने अपने हाथ में मौजूद जंग लगे लोहे के भाले पर नजर डाली। भाले के शरीर पर बने गहरे लाल रंग के निशान पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थे। वह इस बारे में सोच ही रहा था कि कैंगाओ पर्वत पर अपने अनुभव के बारे में अपने गुरु को कैसे बताए, तभी अचानक सामने का आकाश काला हो गया। 5 विशाल उड़ने वाली नौकाएं काले बादलों की तरह उमड़ पड़ीं। उनके बाहरी आवरण पर जुवानिटियन संप्रदाय का प्रतीक चिन्ह खुदा हुआ था और वे घातक इरादे से भरी हुई थीं। उन्होंने तुरंत उसे घेर लिया।
उड़ने वाली नावों पर जुवानटियन संप्रदाय के साधकों की घनी भीड़ दिखाई दी। सबसे आगे संप्रदाय प्रमुख झाओ जुवान थे और उनके बगल में शक्तिशाली आभा वाले कई वरिष्ठ खड़े थे, जो स्पष्ट रूप से जुवानटियन संप्रदाय के गुप्त रूप के पत्ते थे। शाओ चेन, तुम सचमुच यहाँ हो? संप्रदाय प्रमुख झाओ जुवान की आवाज़ बर्फीली और निर्मम थी, उनकी आंखों में हत्या का भाव स्पष्ट झलक रहा था। आज ही तुम्हारा अंतिम दिन है। शाओ चेन रुका, अपने जंग लगे लोहे के भाले को कसकर पकड़ा और आसपास की उड़ती नावों पर शांत दृष्टि डाली। वह जानता था कि उसके और शुवानटियन संप्रदाय के बीच का मामला जीवन मरण का हो चुका था। वह शुवानटियन संप्रदाय पर लटकी तलवार की तरह था और अंततः वे उस तलवार को खींचने से खुद को रोक नहीं पाए थे। सिर्फ तुम लोगों के आधार पर। जियाओ चेन की आवाज़ तेज नहीं थी, फिर भी ये पूरे क्षेत्र में स्पष्ट रूप से फैल गई, जिसमें हल्के व्यंग्य का भाव था। उड़ने वाली नाव पर युवा संप्रदाय प्रमुख झाओ फैंग ने शियाओ चेन के उदासीन व्यवहार को देखा और अचानक उनका दिल सिकुड़ गया। उनके दिल में एक गहरा भय और पछतावा उमड़ आया। वह जानता था कि आज की लड़ाई में या तो शुवानटियन संप्रदाय इस गंभीर खतरे को पूरी तरह से खत्म कर देगा, या ये शुवानटियन संप्रदाय के विनाश का दिन होगा। आकाश में हवा अचानक तेज हो गई, घातक इरादे और आध्यात्मिक ऊर्जा आपस में मिल गईं, और एक महान युद्ध छिड़ने वाला था जो शुवानटियन संप्रदाय के भाग्य का फैसला करेगा। अध्याय 64। पत्थर। मध्य क्षेत्र के केंद्र में एक अनाम घाटी स्थित थी। घाटी में नुकीले कोनीय कंकड़ बिखरे पड़े थे, मानो किसी प्रचंड शक्ति द्वारा कुचले गए अवशेष हों। हवा में हल्की सी मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन इसके अलावा जीवन का कोई संकेत नहीं था। घाटी के केंद्र में स्थित एकमात्र ध्यान आकर्षित करने वाली वस्तु 10 फुट ऊंचा एक काला पत्थर था। ये घोर काला, दर्पण की तरह चिकना, काई के नाम पर भी कुछ नहीं था, जो आसपास के मलबे के बीच पूरी तरह से बेमेल प्रतीत हो रहा था। लिंजू काले पत्थर के सामने खड़ा हुआ, उसके चारों ओर 2 चक्कर लगाए और अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए बुदबुदाया, सिस्टम, क्या आपको यकीन है कि स्थान सही है? होस्ट, लक्ष्य यही है, त्रुटि की गुंजाइश 3 फीट से अधिक नहीं है। सिस्टम की आवाज़ ठंडी बनी रही। 3 फीट। लिंजोऊ ने खाली घाटी का जायजा लिया। चट्टानों के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है, एक पक्षी भी नहीं। कहीं तुमने 9 पाताल दानव देवता के पुनर्जन्म को किसी चट्टान के रूप में तो नहीं खोज लिया? उसने अपने पैरों के पास पड़ी बजरी पर लात मारी और चिड़चिड़ाते हुए कहा, या फिर तुम मुझे ये बता रहे हो कि ये दानव देवता पेंगोलिन के रूप में पुनर्जन्म लेकर चट्टानों के नीचे छिपा हुआ है? उसके बोलते ही हल्की सी चटकने की आवाज़ गूंजी। लिंजोऊ ने अपना सिर झटक कर ऊपर उठाया और काले पत्थर की ओर देखा। उसने काले पत्थर के किनारे पर एक पतली दरार खुलते हुए देखी और महीन काले शल्कों से ढके 2 हाथ धीरे धीरे उस दरार से बाहर निकले। नाखूनों में एक अजीब सी चमक थी, फिर भी वे नुकीले नहीं थे, बल्कि वे कुछ हद तक भद्दे लग रहे थे। अरे, सच में कुछ है? लिंजोऊ ने भौहें चढ़ाते हुए बड़ी उत्सुकता से देखा। इन पंजों को देखकर तो बंदर जैसा लग रहा है। क्या ये काले फर वाला बंदर है जिसने आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर ली है? जब वह मजाक कर रहा था, तभी अचानक काले पत्थर की कंपन तेज हो गई। लगातार चटकने की आवाज़ें गूंजने लगीं और दरार बड़ी होती चली गई। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि पत्थर के भीतर से एक धीमी धड़कन की आवाज़ आ रही थी, मानो दिल धड़क रहा हो। यह आवाज़ तेज और जोरदार होती गई, जिससे आसपास की बजरी थोड़ी कांपने लगी। वह धड़कन अपार जीवन शक्ति से भरी हुई थी, फिर भी उसमें एक जंगली प्राचीन आभा का अंश था, मानो अरबों वर्षों से सोया हुआ कोई विशालकाय जानवर अपने खोल से बाहर निकलने वाला हो। तस्क, काफी शोरगुल हो गया। लिंजोऊ ने अपना चंचल भाव हटा लिया। उंगलियों के हल्के से इशारे से उसके पैरों के नीचे से हल्के सुनहरे रंग के मंत्र फैल गए और पल भर में पूरी घाटी को घेर लिया और एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना दिया। ये शोरगुल से परेशानी को दूर रखने के लिए था। आखिरकार वह बस चुपचाप एक शिष्य बनाना चाहता था और कोई जटिलता नहीं चाहता था। जैसे ही मंत्रों में रोशनी जगमगा उठी, घाटी के भीतर के कंपन मजबूती से अवरोध के अंदर ही बंद हो गए और बाहर एक भी आवाज नहीं निकल सकी। लिंजोऊ ने अपनी बाहें मोड़ी और आराम से काले पत्थर को देखने लगे। 1 घंटा 2 घंटे, बूम! एक जोरदार धमाके के साथ काला पत्थर पूरी तरह चकनाचूर हो गया। मलबा चारों ओर बिखर गया और पत्थर के बीचों बीच से एक आकृति धीरे धीरे खड़ी हो गई। लिंजोऊ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हरे चेहरे, नुकीले दांतों और भयावह आभा वाले 9 पाताल लोक के दानव देवता का स्वागत करने की तैयारी करते हुए। आखिरकार दानव देवता शब्द एक भयंकर और दुर्भावनापूर्ण रूप का संकेत देता है, लेकिन जब उसने उस आकृति को स्पष्ट रूप से देखा तो वह स्तब्ध रह गया। वह एक पुरुष था जो पूरी तरह नग्न था। उसकी त्वचा स्वस्थ कांस्य रंग की थी और उसकी मांसपेशियों की रेखाएं चिकनी थीं लेकिन अतिरंजित नहीं थीं, जो शक्ति से परिपूर्ण प्रतीत हो रही थीं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात उसका चेहरा था। घनी भौहें, बड़ी बड़ी आंखें, सीधी नाक और थोड़े मोटे होंठ। उसकी आंखें पहाड़ के झरने की तरह निर्मल थीं, जिनमें अज्ञानता और उलझन का हल्का सा भाव था, लेकिन वास्तव में उनमें सादगी झलक रही थी। दुष्टता दिखाने की बात भूल जाए,
लिन जो को लगता है कि अगर वह अभी उसे मुक्का भी मार दे तो वह आदमी शायद अपना सिर खुजलाएगा और मूर्खतापूर्ण ढंग से उस पर मुस्कुराएगा। लिन जो ने अपनी आंखें मलते हुए संदेह किया कि क्या उसने सही देखा है। क्या तुम नौ पाताल लोक के दानव देवताओं के पुनर्जन्म हो? उस आदमी ने पलकें झपकाईं, लिन जो की ओर देखा, फिर अपने चारों ओर बिखरे हुए काले पत्थर के टुकड़ों को देखा और अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। मुझे नहीं पता। आपका नाम क्या है? लिन जो ने दोबारा पूछा। मुझे नहीं पता। आप कहाँ से आए हैं? मुझे नहीं पता। आपको क्या याद है? उस आदमी ने काफी देर तक सोचा, अपना सिर खुजाया और अंत में वही 3 शब्द कहे, मुझे नहीं पता। लिन जो, तो इसकी कोई स्मृति नहीं है। उसने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके भीतर छिपी एक भयानक शक्ति को महसूस किया, मानो कोई सुप्त ज्वालामुखी हो। वह शांत प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में उसमें संसार को नष्ट करने की शक्ति समाहित थी। यह 9 पाताल लोक के दानव देवताओं की अवधारणा से बिल्कुल मेल खाता था, लेकिन यह व्यक्तित्व विरोधाभास बहुत ही गहरा था। छोड़ो इसे। लिन जो ने हाथ हिलाया। वैसे भी सिस्टम के अनुसार यही लक्ष्य था। चाहे वह भोला हो या नहीं, उसे शिष्य बनाकर इनाम पाना ही सबसे जरूरी था। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम मुझे अपना गुरु बनाना चाहते हो? वह आदमी स्तब्ध रह गया, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लिन जो को देखता रहा, मानो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि गुरु बनना का क्या मतलब है। लिन जो ने धैर्यपूर्वक समझाया, गुरु बनने का मतलब है कि मैं तुम्हें चीजें सिखाऊंगा, तुम मेरा अनुसरण करोगे, और अगर मुझे कुछ खाने को मिलेगा तो तुम्हें भी कुछ खाने को मिलेगा। कैसा रहेगा? हालांकि उस व्यक्ति को कुछ याद नहीं था, फिर भी उसे सहज ही महसूस हुआ कि उसके सामने खड़ा यह व्यक्ति बहुत दयालु है, आसपास की चट्टानों से कहीं अधिक सुंदर है। उसने लिन जो की ओर देखा, भोजन करने के बारे में सोचा और फिर धड़ाम से जमीन पर घुटने टेक दिए। लिन जो को प्रणाम किया और दबी हुई आवाज में चिल्लाया, गुरुजी। आवाज इतनी तेज थी कि जमीन पर पड़ी बजरी उछल पड़ी। लिन जो उसके इस निर्णायक कदम से अचंभित रह गई, फिर हंसते हुए बोली, ठीक है, तुम समझदार हो। उसने अपने थैले से एक चौड़ा हरा कपड़ा निकाला और उस आदमी की ओर फेंकते हुए कहा, पहले इसे पहन लो। उस आदमी ने कपड़ा उठाया और अनाड़ीपन से उसे पहनने की कोशिश की। वह काफी देर तक संघर्ष करता रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कपड़ा आगे पीछे से कैसा है। आखिरकार लिन जो ने उसे कपड़ा सीधा करने में मदद की ताकि वह उसे ठीक से पहन सके। चूंकि तुम पत्थर से निकले हो और तुम्हारा कोई नाम नहीं है, लिन जो ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अब से तुम्हें पत्थर कहा जाएगा। पत्थर। उस व्यक्ति ने इसे एक बार दोहराया, उसे लगा कि इसे बोलना काफी सहज है, और फिर से प्रणाम किया। नाम के लिए धन्यवाद स्वामी। डिंग। मिशन पूरा हुआ। 9 पाताल लोक के दानव देवता स्टोन के पुनर्जन्म को शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए मेजबान को बधाई। पुरस्कार, दानव देवता का डंडा। सिस्टम की सूचना ध्वनि ठीक समय पर सुनाई दी। लिन जो ने संतुष्टि से सिर हिलाया और स्टोन के कंधे को थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया। छूने पर वह सख्त लगा, मानो किसी दूसरे काले पत्थर को थपथपा रही हो। चलो स्टोन, मैं तुम्हें वापस संप्रदाय में ले जा रहा हूं और बाद में मैं तुम्हें तुम्हारे वरिष्ठ भाई, वरिष्ठ बहन और तीसरे वरिष्ठ भाई से मिलवाऊंगा। फिर लिन जो ने सिस्टम द्वारा प्रदान की गई तथाकथित दानव देवता छड़ी निकाली। लिन जो के लिए यह एक साधारण छड़ी ही थी, हालांकि दिखने में थोड़ी बेहतर थी, और उसने इसे स्टोन की ओर फेंक दिया। स्टोन ने लाठी उठाई और उसे चारों ओर घुमाया, ऐसा लग रहा था जैसे वह इसमें माहिर हो। स्टोन ने जोर से सिर हिलाया, खड़ा हुआ और लिन जो के पीछे पीछे चलने लगा। हर कुछ कदम पर काले पत्थर के टुकड़ों के ढेर को पीछे मुड़कर देखता रहा, मानो उसे अपने जन्मस्थान से थोड़ा लगाव महसूस हो रहा हो। लिन जो ने पीछे मुड़कर देखा, लापरवाही से हाथ हिलाया और हल्के सुनहरे रंग के प्रतीकों ने टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया, उन्हें काले जेड के एक छोटे टुकड़े में बदल दिया, जिसे उसने स्टोन की ओर फेंकते हुए कहा, इसे ले लो, इसे एक यादगार वस्तु समझो। स्टोन ने काले जेड पत्थर को पकड़ा, उसे अपने हाथ में कसकर थाम लिया और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान सरल और सच्ची थी, जिससे उसके साफ सुथरे सफेद दांतों की 2 पंक्तियां दिखाई दे रही थीं, मानो किसी बच्चे को मिठाई मिली हो। गुरु और शिष्य एक आगे और एक पीछे घाटी से बाहर निकल गए। सूर्य की रोशनी उन पर पड़ रही थी। लिन जो हमेशा की तरह आलसी मुद्रा में बैठा रहा, जबकि स्टोन उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसकी आंखों में नई दुनिया के बारे में जानने की उत्सुकता भरी हुई थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह सरल और ईमानदार दिखने वाला पत्थर वास्तव में 9 पाताल लोक के दानव देवताओं का पुनर्जन्म था, जो आकाश को कंपा देगा। और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि लिन जो ऐसे शिष्य को पाकर उसे सिखाने के बारे में नहीं सोच रहा होगा, बल्कि वापस आने पर मुझे स्टोन के लिए कुछ पौष्टिक चीजें लानी होंगी। देखो ये कैसा बेवकूफ सा चेहरा है, उम्मीद है उसका बड़ा भाई या बड़ी बहन उसे तंग न करें। चलो आज रात गर्मागर्म खाना बनाते हैं, नए शागिर्द का स्वागत करने के लिए ये बिल्कुल सही रहेगा। घाटी में फिर से सन्नाटा छा गया, केवल वह हल्का सुनहरा निशान धीरे धीरे गायब हो रहा था, मानो वहां कभी कोई आया ही न हो। अध्याय 65। इस आखिरी वाले को खुद ही संभालो।
शुवानटियन संप्रदाय के 5 उड़ने वाले जहाज हवा में मंडरा रहे थे, एक सीलबंद घेरा बना रहे थे। उनकी आध्यात्मिक शक्ति एक जाल में बुनी हुई थी जिसने जियाओ चेन को मजबूती से केंद्र में जकड़ रखा था। मुख्य जहाज के अगले हिस्से पर खड़े होकर युवा संप्रदाय के गुरु झाओ फैंग ने घिरे हुए शियाओ चेन को एक क्रूर मुस्कान के साथ देखा। उनकी आवाज में स्पष्ट विजय का भाव था। शियाओ चेन, देखते हैं कि तुम इस बार कैसे बच निकलते हो। वह एक तरफ मुड़ा और अपने पीछे खड़े कई बुजुर्गों की ओर इशारा करते हुए, जिनकी आभा अथाह थी, जोर से बोला, मैं आप सभी का परिचय कराता हूँ। ये मेरे शुवानटियन संप्रदाय के पूर्वज हैं, जो कई वर्षों से विपत्ति पारलौकिक अवस्था में एकांतवास में रह रहे हैं। क्या आपको सच में लगता है कि आप अपनी प्रारंभिक अवस्था की शून्य शोधन साधना से विपत्ति पारलौकिक अवस्था के शक्तिशाली लोगों को हरा सकते हैं? शाओ चेन की नज़रें कई बुजुर्गों पर पड़ीं और उसका दिल बैठ गया। कष्टों से परे जाने का चरण, यह महायान क्षेत्र से भी कहीं अधिक उच्चतर स्तर का था और पिरामिड के शिखर पर विराजमान एक वास्तविक सत्ता थी। भले ही वह केवल एक विपत्ति पार करने की प्रारंभिक अवस्था का साधक ही क्यों न हो, एक साधारण प्रहार से ही शून्य शोधन के साधक को आसानी से कुचला जा सकता था। और यहाँ 5 साधक मौजूद थे, जिनमें से एक की आभा असाधारण रूप से शक्तिशाली थी, स्पष्ट रूप से विपत्ति पार करने की मध्य अवस्था का साधक। मैं जीत नहीं सकता, यह विचार शाओ चेन के मन में स्पष्ट रूप से उभर आया। वह महायान क्षेत्र के अंतिम और शिखर चरणों में मौजूद लोगों को चुनौती दे सकता था क्योंकि उनकी नींव अस्थिर थी या उनका इरादा अपर्याप्त था, लेकिन जब वास्तविक विपत्ति पारगमन के शक्तिशाली योद्धाओं का सामना करना था तो दोनों क्षेत्रों के बीच की खाई लगभग अथाह थी। भागो, जियाओ चेन ने तुरंत फैसला किया। उसकी आंखें तेजी से आसपास के वातावरण का जायजा लेने लगी, घेराबंदी में कोई कमजोर बिंदु ढूंढने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन युवा संप्रदाय प्रमुख झाओ फैंग ने स्पष्ट रूप से उसे यह मौका नहीं दिया और ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा, विन्यास बनाओ, उसे भेदने का मौका मत दो। उड़ने वाले जहाजों पर सवार शुवानटियन संप्रदाय के साधकों ने एकजुट होकर अपनी पूरी शक्ति लगाई और आध्यात्मिक शक्ति का जाल तुरंत कस गया। प्रकाश इतना तीव्र हो गया कि उसने अंतरिक्ष को जकड़ लिया। उसे भेदने की तो बात ही छोड़िए, हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया। जियाओ चेन का चेहरा गंभीर था और उसने अपने जंग लगे लोहे के भाले को कसकर पकड़ रखा था। वह जानता था कि अगर उसे भागना है तो उसे पहले एक रास्ता बनाना होगा, चाहे इसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़े। उसकी निगाहें महाविपदा से परे मध्य स्तर पर मौजूद बुजुर्ग पर पड़ीं और जियाओ चेन की आंखें तेज हो गईं। अक्सर सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है। अगर वह इस सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को हिला सके तो शायद वह अराजकता पैदा कर सकता है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। जियाओ चेन को अपनी ओर दौड़ते देख विपत्ति पारलौकिकता मध्य स्तर के उस बुजुर्ग ने तिरस्कार भरी नजर डाली। उसने लापरवाही से हथेली से प्रहार किया। हथेली की हवा एक विशाल नीले चील में तब्दील हो गई जो आकाश को चीर देने की शक्ति से सीधे जियाओ चेन की ओर झपटी। लियाओ युआन स्पीयर स्क्रिप्चर विश्व विघ्नकर्ता। जियाओ चेन ने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति इसमें लगा दी और अपने भाले की शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। जंग लगे लोहे के भाले पर बने गहरे लाल रंग के पैटर्न चमक उठे और तीसरी मुहर खुल गई। पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली एक भयंकर आभा उत्पन्न हुई और भाले की नोक एक काले इंद्रधनुष में बदल गई जो नीले चील के हाथ की हवा से जोरदार ढंग से टकराना। भाले और हथेली के टकराने से उत्पन्न हुई भीषण गर्जना के बाद काले इंद्रधनुषी भाले की छाया धीरे धीरे बिखर गई। जियाओ चेन को जोरदार झटका लगा। उसका शरीर टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया और आध्यात्मिक शक्ति के जाल में बुरी तरह जा टकराया। उसने वाह की आवाज के साथ मुंह भर खून थूका, जिससे उसकी हरी कमीज खून से लाल हो गई और वह सियान ईगल पाम विंड थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर जियाओ चेन पर दबाव डालना जारी रखा। एक चींटी पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही है। कष्ट उत्थान मध्य चरण के बुजुर्ग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। उनके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके इस साधारण से हमले की अधिकांश शक्ति शून्य शोधन चींटी द्वारा अवरुद्ध हो जाएगी, जिससे उनका चेहरा कुछ विकृत हो गया। उसकी आंखों में हत्या का इरादा उमड़ रहा था। जैसे ही उसने हाथ के इशारे बनाए, वह जियाओ चेन को पूरी तरह से कुचलने के लिए अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार करने की तैयारी कर रहा था। जियाओ चेन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और भी गहरा हो गया। वह जानता था कि साधारण हमलों से प्रतिद्वंद्वी को जरा भी हिलाया नहीं जा सकता, इसलिए उसे जोखिम उठाना ही था जंग लगे लोहे के भाले की दूसरी मुहर को खोलना। यह उसके गुरु द्वारा छोड़ी गई आखिरी मुहर थी। इसमें समाहित शक्ति ऐसी थी जिसे वह भी नियंत्रित नहीं कर सकता था और थोड़ी सी भी लापरवाही उस शक्ति के विनाशकारी प्रभाव का कारण बन सकती थी। लेकिन इस समय यही उसके जीवित रहने का एकमात्र मौका था। जैसे ही जियाओ चेन अपनी जीभ की नोक को काटकर अपने सार रक्त का उपयोग करके भाले में लगी मुहर को सक्रिय करने ही वाला था, अचानक उसके कानों में एक सुस्त सी आवाज गूंजी। मैंने कहा, मेरे सबसे बड़े शिष्य, क्या तुम थोड़ा भी तमीज से पेश नहीं आ सकते? तुम जहां भी जाते हो तुम्हारा पीछा किया जाता है। क्या तुमने किसी को नाराज कर दिया है या किसी का कर्जदार हो? जियाओ चेन ने अचानक ऊपर देखा और उसके सामने सफेद वस्त्र पहने एक आकृति प्रकट हुई, पता नहीं कब।
जेब में हाथ डाले वह असहाय भाव से उसकी ओर देख रहा था। माँ गुरुजी। जियाओ चेन दंग रह गया, उसकी आंखों में सन्नाटा छा गया और उसकी जगह तुरंत ही बेतहाशा खुशी ने ले ली। आप यहाँ क्यों हैं? लिन जोऊ ने पास खड़े हटे कट्टे आदमी स्टोन की ओर इशारा करते हुए लापरवाही से कहा, मैं संयोगवश मध्य क्षेत्र में आया था और मैंने एक शिष्य को अपना शिष्य बना लिया है। आपका एक नया चौथा कनिष्ठ भाई है जिसका नाम स्टोन है। स्टोन वहीं खड़ा रहा, अभी भी उस काले जैड के टुकड़े को पकड़े हुए। शियाओ चेन को देखकर उसने मुस्कुराते हुए अभिवादन के रूप में अपने सफ़ेद दांतों की 2 पंक्तियां दिखाईं। तभी जियाओ चेन की नज़र स्टोन पर पड़ी और जैसे ही वह कोई सवाल पूछने वाला था, लिन जोऊ ने पहले ही आसपास के जुवानटियन संप्रदाय के साधकों, विशेष रूप से विपत्ति पारगमन चरण के कई बुजुर्गों की ओर मुड़कर देखा। इतने सारे लोगों के सामने अपने शिष्य को धमकाना, क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? लिन जोऊ का लहजा सीधा था, फिर भी उसमें एक ऐसा दबाव था जिससे लोगों की धड़कनें तेज हो जाती थीं। युवा संप्रदाय प्रमुख झाओ फैंग और विपत्ति पारगमन स्तर पर मौजूद कई बुजुर्ग सभी स्तब्ध रह गए, उन्हें पता भी नहीं चला कि यह व्यक्ति कब प्रकट हुआ। तुम कौन हो? मेरी शुवानटियन संप्रदाय के मामलों में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विपत्ति पारगमन मध्य स्तर के वरिष्ठ ने तीखे स्वर में कहा। उनकी आध्यात्मिक शक्ति उमड़ रही थी और वे सतर्कता से लिन जोऊ को घूर रहे थे। लिन जोऊ ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बस अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी 5 उंगलियां थोड़ी फैली हुई थीं। गुंजन, शून्य कांप उठा। युवा संप्रदाय प्रमुख झाओ फैंग के सामने को छोड़कर विपत्ति पारगमन स्तर पर मौजूद अन्य 4 वरिष्ठों और उड़ने वाले जहाजों पर सवार सभी शुवानटियन संप्रदाय के साधकों के सामने अचानक एक मायावी विशाल हाथ प्रकट हुआ। उन विशालकाय हाथों में कोई दिखावा नहीं था, उन्होंने सीधे और सटीक रूप से उनके गले पकड़ लिए। दरार, हड्डियों के टूटने की आवाज लगभग एक साथ गूंजी, जिसके तुरंत बाद लगातार बैंग 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 की धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगीं। विपत्तिकालीन पारगमन स्तर के वे बुजुर्ग और शुवानटियन संप्रदाय के वे साधक जो अभी अभी इतने अहंकारी हो गए थे, उन्हें चीखने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि मायावी विशालकाय हाथों ने उन्हें रक्त की धुंध के गोलों में कुचल दिया। उनकी आत्माएं चूर चूर हो गईं और पूरी तरह से नष्ट हो गईं। 5 उड़ने वाले जहाजों ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का सहारा खो दिया और पल भर में धूल में बदल गए। ये पूरी प्रक्रिया इतनी तेजी से हुई कि लोग प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए। आकाश में केवल लिन जोऊ, शियाओ चेन, स्टोन और हक्का बक्का कांपता हुआ युवा संप्रदाय प्रमुख झाओ फैंग ही बचे थे। आकाश में खून की धुंध को फैलते देख युवा संप्रदाय प्रमुख झाओ फैंग बुरी तरह भयभीत हो गए, उनकी पैंट भीग गई। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने किस तरह के भयानक खतरे को जन्म दिया है। यहाँ तक कि विपत्ति से ऊपर उठने वाले वरिष्ठ भी दूसरे पक्ष के हाथों चींटियों की तरह कुचल कर मारे गए। उनकी अपनी ताकत तो उनके दांतों के बीच की खाई को भरने के लिए भी काफी नहीं थी। माँ गुरुजी, जियाओ चेन भी ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। वह जानता था कि लिन जोऊ शक्तिशाली है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा कि पलक झपकते ही कई विपत्तिकालीन पारलौकिक शक्तियों वाले योद्धाओं को नष्ट कर देगा, मानो कुछ कीड़ों को कुचल रहा हो। लिन जोऊ ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और शियाओ चेन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, इस आखिरी वाले को तुम खुद ही संभाल लो। उसने युवा संप्रदाय प्रमुख झाओ फैंग की हत्या इसलिए नहीं की क्योंकि वह चाहता था कि शियाओ चेन इस बदले की भावना को अपने हाथों से खत्म करे। आखिरकार दिल की गांठ को खुद ही सुलझाना पड़ता है। शियाओ चेन ने गहरी सांस ली, अपने दिल में उमड़ रहे सदमे को दबाया, अपने जंग लगे लोहे के भले को कसकर पकड़ा और ठंडे भावों से भरी आंखों के साथ युवा संप्रदाय प्रमुख झाओ फैंग की ओर कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ा। शियाओ चेन को पास आते देख युवा संप्रदाय प्रमुख झाओ फैंग ने अपनी जान बचाने की सहज प्रवृत्ति से तुरंत प्रतिक्रिया दी। कांपते हुए उन्होंने एक जेड पेंडेंट निकाला जिस पर टेलीपोर्टेशन के चिन्ह चमक रहे थे। ये जुवानटियन संप्रदाय का अंतिम तुरुप का पत्ता था, जो उन्हें पल भर में 10,000 मील दूर टेलीपोर्ट कर सकता था। शियाओ चेन, बस तुम रुक जाओ, मेरा शुवानटियन संप्रदाय तुम्हें जाने नहीं देगा। युवा संप्रदाय प्रमुख झाओ फैंग ने दहाड़ते हुए जेड पेंडेंट को कुचल दिया और पल भर में उनका शरीर सफेद प्रकाश से घिर गया, मानो वे गायब होने ही वाले थे। जियाओ चेन की आंखें तेज हो गईं, उसकी भाला शक्ति का विस्फोट हुआ और वह उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। उसे मत रोको, लिन जोऊ की आवाज सही समय पर गूंजी, उसे जाने दो। शियाओ चेन स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत लिन जोऊ का मतलब समझ गया। युवा संप्रदाय प्रमुख झाओ फैंग, जो टेलीपोर्टेशन ताबीज के सहारे भाग निकला था, ने अपने दिल में भय के बीज बो दिए थे। अगली बार जब वे मिलेंगे तो यह और भी करारी हार होगी। उसे अपने भाले के नीचे पूरी तरह से पराजित होने देने से ही उसके दिल की गांठ सचमुच खुल सकती थी। सफेद रोशनी की एक चमक गुजरी और युवा संप्रदाय के गुरु झाओ फैंग की आकृति क्षितिज में गायब हो गई। आकाश में फिर से शांति छा गई, केवल खून की हल्की सी गंध ही बाकी रह गई। क्या तुम मेरे साथ संप्रदाय में वापस आना चाहते हो? लिन जोऊ ने पूछा। शियाओ चेन ने अपना सिर हिलाया, उसकी निगाहें मध्य क्षेत्र की गहराई की ओर टिकी थीं। शिष्य थोड़ा और घूमना चाहता है, अपनी साधना को मजबूत करना चाहता है और साथ ही यह भी देखना चाहता है कि कहीं कोई और संयोगवश मुलाकात तो नहीं हो जाती।
लिन जोऊ ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना। उसने स्टोन की ओर मुड़कर कहा, चलो स्टोन, मैं तुम्हें वापस संप्रदाय में ले जा रहा हूँ। हम। स्टोन ने जोर से सिर हिलाया, शियाओ चेन पर एक और नज़र डाली और सरल और ईमानदार तरीके से बड़े भाई कहकर लिन जोऊ के पीछे पीछे मुड़कर चला गया। उन दोनों की आकृतियां प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गईं और शीघ्र ही क्षितिज में विलीन हो गईं। जियाओ चेन वहीं खड़ा रहा, लिन जोऊ के जाने की दिशा को देखता रहा, फिर उस जगह की ओर देखा जहां युवा संप्रदाय प्रमुख झाओ फैंग गायब हो गया था और अपने हाथ में भाले को कसकर पकड़ लिया। आगे का रास्ता अभी भी चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरा था, लेकिन उसके कदम पहले से कहीं अधिक दृढ़ थे, क्योंकि वह जानता था कि चाहे उसे किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, उसके पीछे एक ऐसा पर्वत है जिस पर वह भरोसा कर सकता है, एक ऐसा स्वामी है जो हमेशा उसकी रक्षा करेगा, और अंततः वह एक ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में विकसित होगा जो अपने दम पर खड़ा होने में सक्षम होगा और अपने स्वामी को निराश नहीं करेगा। अध्याय 66, इनाम का आदेश। जुवानटियन संप्रदाय परिषद कक्ष। चंदन की अगरबत्ती के 3 दिए बुझ चुके थे, फिर भी हॉल में भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। संप्रदाय प्रमुख झाओ जुवान सबसे आगे बैठे थे, उनकी उंगलियां अनजाने में आर्मरेस्ट पर थपथपा रही थीं, उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ रहे थे, उनका चेहरा हॉल के बाहर जमी बर्फ से भी ज़्यादा बदसूरत लग रहा था। फिर से कहो। संप्रदाय प्रमुख झाओ जुवान की आवाज़ कर्कश थी, मानो उसे सैंडपापर से रगड़ा गया हो, उनकी लाल आंखें नीचे घुटने टेके दूध पर टिकी हुई थीं। संदेशवाहक छलनी की तरह काम रहा था, उसका सिर जमीन में इतना नीचे धंसा हुआ था कि मानो ईंटों की दरारों में जा गिरेगा। संप्रदाय के मुखिया को सूचित किया जाता है कि युवा संप्रदाय प्रमुख झाओ फैंग के नेतृत्व वाली विशिष्ट सेना पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। खटखट। हॉल में मौजूद बुजुर्ग खुद को और रोक नहीं पाए, एक एक करके उठ खड़े हुए, उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। असंभव, वह हमारे शुवानटियन संप्रदाय की सबसे ताकतवर और विशिष्ट सेना थी, जिसमें 5 विपत्ति पारलौकिक विशेषज्ञ शामिल थे। वे पूरी तरह से कैसे नष्ट हो सकते हैं? अगर उनका सामना मध्य क्षेत्र के थरीसैंड सेक्ट की मुख्य सेना से भी हो जाए, तो भी उनकी इतनी बुरी हार होना जरूरी नहीं है। जियाओ चेन अभी शून्य शोधन के शुरुआती चरण में ही है, क्या वह सचमुच दुनिया को उलट पुलट कर सकता है? ये तो विपत्ति पार करने में माहिर विशेषज्ञ हैं, ऐसी महान शक्तियां जो स्वर्गीय विपत्तियों को उत्पन्न करने में सक्षम हैं। मध्य क्षेत्र का कोई शीर्ष स्तरीय संप्रदाय भी एक ही बार में 5 विपत्ति पार करने में सक्षम नहीं होगा। कानाफूसी ज्वार की तरह उमड़ पड़ी, लेकिन संप्रदाय प्रमुख झाओ जुवान की बर्फीली निगाहों ने उन्हें तुरंत दबा दिया। संकटकालीन पूर्वजों के बारे में क्या? संप्रदाय के गुरु झाओ जुवान ने दूध को टकटकी लगाकर देखा और एक एक शब्द करके पूछा। संदेशवाहक की आवाज में सिसकी थी, विपदा विपत्ति से उबरने के विशेषज्ञ भी गिर गए हैं, टकराना। संप्रदाय प्रमुख झाओ जुवान ने अपना हाथ आर्मरेस्ट पर जोर से मारा और कठोर जेड आर्मरेस्ट तुरंत चकनाचूर हो गया, जिसके टुकड़े चारों ओर बिखर गए। उसकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी, उसकी आंखों में असीम निराशा और क्रोध भरा हुआ था। 5 विपत्ति पार करने वाले विशेषज्ञ, दर्जनों उच्च स्तरीय साधक, ये लगभग जुवानटियन संप्रदाय की नींव के आधे हिस्से के बराबर थे। इस युद्ध के बाद जुवानटियन संप्रदाय की शक्ति को गंभीर आघात पहुंचा था और संभवतः उत्तरी क्षेत्र में नंबर 1 संप्रदाय के रूप में उसका स्थान भी बरकरार नहीं रह पाएगा। युवा संप्रदाय प्रमुख झाओ फैंग का क्या होगा? संप्रदाय प्रमुख झाओ जुवान की आवाज में अंतिम आशा की एक झलक दिखाई दी। युवा संप्रदाय प्रमुख ने एक टेलीपोर्टेशन ताबीज का उपयोग करके भाग निकले हैं और वर्तमान में संप्रदाय में वापस आ रहे हैं। संप्रदाय प्रमुख झाओ जुवान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने उन्हें दोबारा खोला तो उनके चेहरे पर केवल दृढ़ निश्चय ही शेष था। अगर वह बच भी गया तो क्या हुआ? क्या युवा संप्रदाय प्रमुख झाओ फैंग कुलीन सेना और विपत्ति पार करने वाले विशेषज्ञों की हानि की भरपाई कर सकता था? पीछे हटो। संप्रदाय के प्रमुख झाओ जुवान ने अपना हाथ हिलाया, उनकी आवाज बेहद थकी हुई थी। जैसे ही दूत को क्षमादान मिल गया, वह हॉल से तेजी से बाहर निकल गया। हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया और बड़े बुजुर्ग मुख्य आसन पर बैठे संप्रदाय प्रमुख झाओ जुवान को निहारने लगे, यहाँ तक कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। चूंकि हमने मुखौटा उतार दिया है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, संप्रदाय प्रमुख झाओ जुवान ने धीरे धीरे कहा, उनकी आवाज़ भयावह रूप से शांत थी। मेरा आदेश आगे पहुंचाओ, सर्वोच्च इनाम का आदेश जारी करो। जो कोई भी शियाओ चेन का सिर ले आएगा, वह हमारे जुवानटियन संप्रदाय के खजाने में प्रवेश कर सकता है और कोई भी 5 खजाने चुन सकता है। ये शब्द सुनते ही पूरा हॉल सन रह गया। शुवानटियन संप्रदाय हजारों वर्षों से चला आ रहा था और इसके खजाने में अनगिनत वस्तुएं मौजूद थीं। उच्च कोटि की जादुई कलाकृतियों से लेकर प्राचीन औषधियों तक, लुप्त हो चुकी साधना तकनीकों से लेकर दुर्लभ दिव्य सामग्रियों तक, सब कुछ वहां था। 5 खजाने ही किसी भी साधक को दीवाना बनाने के लिए काफी थे। संप्रदाय के गुरुजी, क्या क्या ये बहुत जोखिम भरा है? एक बुजुर्ग ने चिंता से कहा। खजाना हमारे संप्रदाय की नींव है, बुनियाद। संप्रदाय प्रमुख झाओ जुवान ने व्यंग्य किया।
जब हम मुश्किल से अपनी जान बचा पा रहे हैं तो क्या हमें बुनियाद की परवाह है? अगर जियाओ चेन नहीं मरा तो हमारा जुवानटियन संप्रदाय धीरे धीरे उसके हाथों नष्ट हो जाएगा। उसकी जान बचाने के लिए 5 खजाने कुर्बान करना भी उचित है। उसकी आंखों में निर्ममता की झलक दिखाई दी। मुझे विश्वास नहीं होता कि भारी इनाम के लालच में कोई बहादुर नहीं रह जाता। चारों लोगों के साधकों में हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जो खजाने के लालच में मेरे खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत करेगा। शाओ चेन। इनाम की घोषणा चारों क्षेत्रों में अत्यंत तेजी से फैल गई, जिससे तुरंत ही भारी हंगामा मच गया। अनगिनत साधकों की निगाहें एक बार फिर दक्षिणी क्षेत्र के उस हरे वस्त्रधारी व्यक्ति पर टिक गईं। उसे मार डालो और एक ही कदम में स्वर पहुंच जाओगे और जुवानटियन संप्रदाय के 5 सर्वोच्च खजाने प्राप्त कर लोगे। मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और यहाँ तक कि सबसे दूरस्थ दक्षिणी क्षेत्र में भी साधकों ने शियाओ चेन के निशान खोजने के लिए अपनी हथेलियों को रगड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच किंग्यून संप्रदाय में लिन जोऊ शितोऊ का नेतृत्व करते हुए संप्रदाय के पश्चिम की ओर एक खुले मैदान में खड़ा हो गया। खुले मैदान के बीचों बीच एक अकेली फूस की झोपड़ी खड़ी थी, जिसकी छत में दरारें थीं और उससे पानी टपक रहा था। कोनों में घास उग रही थी, मानो वह किसी भी क्षण गिर सकती हो। शित, अब से तुम यहीं रहोगे, लिन जोऊ ने फूस की झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा। उसका लहजा इतना सहज था मानो वह कह रहा हो, आज मौसम सुहावना है। शितो ने जर्जर फूस की झोपड़ी को देखा, फिर साफ सुथरे आंगन को देखा जहां बड़े भाई शियाओ चेन रहते थे और दूसरी बहन जियांगली के आलीशान मंडप को देखा। उसने अपना सिर खुजाया लेकिन कुछ नहीं बोला, बस मूर्खतापूर्ण ढंग से जवाब दिया, ठीक है। वह अभी अभी एक पत्थर से निकला था और उसे रहने की जगह का कोई अंदाजा नहीं था। जब तक वह अपने स्वामी का अनुसरण कर सकता था, उसे कहीं भी रहने में कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे लिन जोऊ को कुछ याद आया, क्या मैंने तुम्हें 9 पाताल प्रज्वलित स्वर तकनीक नहीं सिखाई थी? तुम्हारी साधना कैसी चल रही है? साधना तकनीक का जिक्र करते ही शितो के चेहरे पर थोड़ी उलझन दिखाई दी। गुरुजी, आपने जो तकनीक सिखाई है वह थोड़ी अजीब लग रही है। इसमें अजीब क्या है? जब मैं इसे घुमाता हूँ तो मुझे हमेशा पूरे शरीर में ठंडक महसूस होती है, जैसे मेरी हड्डियों में बर्फ के कीड़े रेंग रहे हों। शितो ने भौहें चढ़ाकर इशारा किया। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तकनीक का अभ्यास बहुत गर्म जगह पर करना चाहिए। जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ही ठंडक कम होगी। लिन जोऊ ने अपनी ठोड़ी को छुआ। अत्यधिक गर्मी वाली जगह, ये तो दिलचस्प है। 9 अधोलोक प्रज्वलित स्वर तकनीक उसने शितर के भीतर मौजूद दानव देवता की आभा के आधार पर अनायास ही विकसित की थी, जिसमें शरीर को परिष्कृत करने की अत्यंत प्रबल क्षमता थी। उसे इस आवश्यकता की उम्मीद नहीं थी। किंग्यून संप्रदाय में सुंदर पहाड़ और निर्मल जल थे जिनमें प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा थी, लेकिन यदि कोई अत्यधिक तापस्थल की बात करे तो वास्तव में ऐसा कोई स्थान नहीं था। उसने आंगन का 2 चक्कर लगाया। अचानक उसकी नज़र आंगन के कोने में मिट्टी खरोंच रही एक छोटी सी चूजे पर पड़ी। चूजा सुनहरे रंग का था, उसके पंख मुलायम थे और वह देखने में किसी आम घरेलू मुर्गी से अलग नहीं लग रहा था। ये वही चूजा था जिसे उसने पहले किसी गुप्त लोक से उठाया था। कुछ दिनों तक उसे पालने के बाद थोड़ी तेजी से बढ़ने के अलावा उसे उसमें कोई खास बात नजर नहीं आई। लेकिन लिन जोऊ को हल्का सा एहसास हुआ कि चूजे के अंदर थोड़ी सी तीव्र यांग ऊर्जा छिपी हुई है जो अभी तक जागृत नहीं हुई थी। चूजे, इधर आओ, लिन जोऊ ने उसे हाथ हिलाकर इशारा किया। चूजा क्लुक क्लुक की आवाज करते हुए पास आया। लिन जोऊ की पतलून के पैर से रगड़ा और अपने छोटे से सिर से उसके हाथ पर चोंच मारी, मानो वह प्यारी सी हरकत कर रही हो। क्या तुम आग नहीं उगल सकते? लिन जोऊ ने उसका सिर कुरेदते हुए पूछा। मुझे दिखाने के लिए थोड़ी आग उगल दो। चूजे ने अपना सिर झुकाया, मानो उसे कुछ समझ नहीं आया हो। लिन जोऊ को कोई जल्दी नहीं थी। उसने लापरवाही से आंगन के बीच में लगभग एक झांग चौड़ा एक तालाब खोदा और तालाब के चारों ओर कुछ बड़े पत्थर रखकर एक साधारण पत्थर का तालाब बना दिया। ठीक है, तालाब में आग उगलो, लिन जोऊ ने पत्थर के तालाब की ओर इशारा करते हुए उस लड़की से कहा। इस बार चूजे को बात समझ आ गई। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और तालाब के किनारे पड़ी बड़ी चट्टान पर कूद गया। अपनी गर्दन फैलाई और एक झटके में एक छोटी सी लौ निकाली। लौ हल्के सुनहरे रंग की थी, जो तालाब की तलहटी में मिट्टी पर गिरी और देखते ही देखते मिट्टी को जलाकर काला कर दिया। और जोर से, लिन जोऊ ने कहा। चूजे को जैसे दिलचस्पी हुई और उसने फिर से गहरी सांस ली। इस बार उसके मुंह से निकली लौ एक बांह जितनी मोटी थी। उसका सुनहरा रंग और भी गहरा था और तालाब की तलहटी में पड़े पत्थर जलकर लाल हो गए थे। बुरा नहीं, बुरा नहीं। लिन जोऊ ने संतुष्टि से सिर हिलाया और शितोऊ की ओर मुड़ा। अपने कपड़े उतारो और पानी में कूद जाओ। शितोऊ अचंभित रह गया। गुरुजी, कूदिए, तालाब में कूदिए। हाँ, लिन जोऊ ने कुंड के तल पर जलती हुई लौ की ओर इशारा करते हुए कहा। उस लड़की को अपने शरीर को गर्म करने दो और तुम 9 पाताल प्रज्वलित स्वर तकनीक का प्रयोग करने की कोशिश करो। हालांकि शितो को थोड़ा अजीब लगा, फिर भी उसने आज्ञाकारी होकर अपने बाहरी कपड़े उतार दिए, केवल एक शॉर्ट्स पहने हुए, और सावधानीपूर्वक पत्थर के तालाब में कूद गया।
जैसे ही चूजा संभला, धड़ाम से गिरा, मानो उसे कोई आदेश मिला हो, और उसने सरपट दौड़ते हुए तालाब पर आग उगलनी शुरू कर दी। सुनहरी रोशनी की हल्की लपटें तालाब की तलहटी में जलने लगीं। तापमान तुरंत बढ़ गया। पत्थर के तालाब के चारों ओर की हवा में कंपन होने लगा और पास में स्थित पुराने बबूल के पेड़ के पत्ते भी मुरझाए हुए से प्रतीत होने लगे। शितो तुरंत झुलस गया और उछल पड़ा। उसकी त्वचा उबले हुए झींगे की तरह चमकदार लाल हो गई थी। उछलना मत, तकनीक को फैलाओ, लिनजो चिल्लाया। शितो ने दांत पीसते हुए जलन भरे दर्द को सहन किया और जल्दी से पालथी मारकर बैठ गया और 9 अधोलोक प्रज्वलन स्वर तकनीक की शरीर शोधन विधि के अनुसार अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार करने लगा। एक विचित्र दृश्य घटित हुआ। जैसे ही तकनीक का प्रसार हुआ, उसके शरीर के भीतर की ठंडी आभा कुंड की तलहटी में जलती लपटों से उत्तेजित होकर धीरे धीरे प्रवाहित होने लगी। पहले की निर्मम ठंडक धीरे धीरे उच्च तापमान के कारण झुलसा देने वाली गर्मी में परिवर्तित हो गई और शरीर की नसों के अनुदिश प्रवाहित होने लगी। जहां भी ये पहुंची, जलने से होने वाला दर्द काफी हद तक कम हो गया। ठीक है, बस इतना ही। लिनजो तालाब के किनारे खड़ा होकर शितो के भीतर की आभा को धीरे धीरे स्थिर होते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। चूजा लगातार आग उगल रहा था। सुनहरी लौ और भी तेज होती जा रही थी। पत्थर का कुंड एक विशाल पिघलती भट्टी की तरह चमकदार लाल रंग में जल रहा था। पूल में शितो शुरू में अपने दांत दिखा रहा था, लेकिन धीरे धीरे शांत हो गया और अंत में उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी भौहें शिथिल हो गईं। जाहिर तौर पर वह साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया था। लिनजो ने अपनी ठुड्डी को छुआ और आग उगलने की पूरी कोशिश कर रहे चूजे को देखते हुए बुदबुदाया, लगता है मैंने इसे गलत तरीके से नहीं उठाया। ये छोटा सा चूजा वाकई एक फीनिक्स का बच्चा है, बस अभी यह बहुत कमजोर है। इसकी आग किसी लाइटर जैसी है। वह मुड़ा और अपने छोटे से आंगन में लौट आया, शितो को ज्वाला कुंड में साधना करने के लिए छोड़कर और चूजे को कुंड के किनारे लगन से आग उगलने के लिए छोड़कर। सूर्य की रोशनी किंग्युन संप्रदाय पर फैल रही थी। फूस की झोपड़ी की छाया बहुत लंबी फैली हुई थी। ज्वाला कुंड में सुनहरी रोशनी दूर के हरे पहाड़ों और साफ पानी पर प्रतिबिंबित हो रही थी, जिससे एक विचित्र लेकिन सामंजस्यपूर्ण दृश्य बन रहा था। किसी को नहीं पता था कि ये दिखने में साधारण लगने वाला ज्वाला का कुंड किस प्रकार के विनाशकारी दानव देवता को जन्म देगा। और शुवानटियन संप्रदाय के दान के आदेश के कारण चारों क्षेत्रों की हवाएं और बादल तेजी से अशांत होते जा रहे थे। अध्याय 67, इसे रोक कर रखो। किंग्युन संप्रदाय के ज्वाला कुंड के पास गर्मी की लहरें उठ रही थीं। शितो तालाब के तल पर पालथी मारकर बैठा था। उसके चारों ओर सुनहरी लपटें नाच रही थीं। उसकी कांस्य रंग की त्वचा को तब तक तपा रही थी जब तक वह चमकने न लगी। उसे पता नहीं था कि कितना समय बीत चुका है। अचानक उसके शरीर की सतह पर हल्की भूरी रोशनी की एक परत दिखाई दी और उसकी त्वचा के नीचे से अनगिनत बारीक आकृतियां उभर आईं। वे आकृतियां प्राचीन और अस्पष्ट थीं, जैसे किसी आदिम चाकू से हड्डी पर उकेरे गए मंत्र, जो इतनी तेजी से चमकते और गायब होते थे कि कोई सोच सकता था कि यह एक भ्रम था। ये 9 पाताल लोक की प्रज्वलनशील स्वर्ग कला के शारीरिक परिष्करण के पहले स्तर का संकेत था, जो दानव देवता के भौतिक शरीर के जागरण का प्रारंभिक चिन्ह था। शितो ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी पुतलियों में एक तीव्र प्रकाश चमका जो उसके ईमानदार रूप से मेल नहीं खाता था। फिर वह फिर से छिप गया। उसने हाथ उठाया और तालाब के किनारे पड़ी एक विशाल चट्टान पर मुक्का मारा। जोरदार धमाके के साथ एक झांक चौड़ी वह चट्टान उसके मुंह से चकनाचूर हो गई और पत्थर के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। उसने अपनी मुट्ठी की ओर देखा, फिर अपनी बांह को दबाया, अपने भीतर उमड़ती शक्ति को महसूस किया और मुस्कुराया। इस मुस्कान से उसके सफ़ेद दांतों की 2 पंक्तियां दिखाई दी और वह फिर से उस ईमानदार दिखने वाले व्यक्ति में बदल गया। गुरुजी, मुझे लगता है मैं सफल हो गया। शितो धड़ाम से आग के कुंड से बाहर कूदा। उसका पूरा शरीर भाप से भीग रहा था और नंगे बदन लिनजो के छोटे से आंगन की ओर भागा। लिनजो बांस की कुर्सी पर लेटा हुआ आध्यात्मिक फल चबा रहा था। ये सुनकर उसने अपनी आंखें उठाकर उसकी ओर देखा और अपनी उंगलियों से थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति निकालकर शितो पर गिरा दी। शरीर को परिष्कृत करने का पहला चरण पूरा हो गया है। लिनजो ने सिर हिलाया। उनका लहजा सहज था। तुम्हारे वर्तमान शरीर को देखते हुए, अगर कोई साधारण महायान साधक तुमसे एक मुक्का खा ले तो वह निश्चित रूप से चकनाचूर हो जाएगा। शितो ने अपना सिर खुजाया और हंसते हुए कहा, बस मुझ में बहुत ऊर्जा भरी हुई है और मैं सचमुच किसी से लड़ना चाहता हूँ। शांत रहो। लिनजो ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। पंथ में लड़ाई की अनुमति नहीं है। अगर लड़ना ही है तो पीछे वाले पहाड़ पर जाओ और उस लोहे की पीठ वाले भालू को पीट दो। ओह, शितो ने आज्ञाकारी भाव से सहमति जताई और पीछे के पहाड़ की ओर दौड़ने के लिए मुड़ा, लेकिन लिनजो ने उसे वापस बुला लिया। वापस आओ, अपने कपड़े पहनो। नंगे बदन इधर उधर दौड़ना कैसा लगता है? शितो को तभी याद आया कि वह अभी भी नंगे बदन है। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने झट से अपनी फेंकी हुई हरी कमीज उठाई और पहन ली। फिर हल्के कदमों से पीछे वाले पहाड़ की ओर चल पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो वह सचमुच ऊर्जा से भरा हुआ हो। इसी बीच दक्षिणी क्षेत्र में अफवाहें और भी तीव्र होती जा रही थीं। क्या आपने सुना है?
दक्षिण में स्थित काला पवन रेगिस्तान आजकल अजीब व्यवहार कर रहा है। यह महज अजीब नहीं है। रात में रेगिस्तान के ऊपर बैंगनी बिजली चमकती हुई दिखाई देती है और गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनाई देती हैं, मानो कुछ ज़मीन से बाहर निकलने वाला हो। मेरे परदादा की तीसरी दादी के बेटे के दोस्त का चचेरा भाई रेगिस्तान के किनारे की रखवाली कर रहा है। उसका कहना है कि उस जगह पर होने वाले स्थानिक उतार चढ़ाव लगभग उस समय के स्वर्गीय पथ के दरार के बराबर पहुंच रहे हैं। हो सकता है कि कोई प्राचीन रहस्यमय क्षेत्र जल्द ही उभरने वाला हो। दक्षिणी क्षेत्र के कस्बों और गांवों में अफवाहें तेजी से फैल गईं। कुछ लोगों का कहना था कि गुप्त क्षेत्र में प्राचीन खजाने छिपे हुए हैं, जिनमें साधना तकनीकें और जादुई कलाकृतियां पहाड़ों की तरह ढेर लगी हुई हैं। वहीं कुछ अन्य लोगों का कहना था कि गुप्त क्षेत्र एक खतरनाक जगह है जहां की स्थानिक शक्ति महायान साधक को भी टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और यदि यह पूरी तरह से फट जाए तो दक्षिणी क्षेत्र का कम से कम आधा हिस्सा नष्ट हो जाएगा। दक्षिणी क्षेत्र इस उथल पुथल को सहन नहीं कर सकता, एक वृद्ध साधक ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। यदि वास्तव में कोई गुप्त क्षेत्र उभरता है तो मुझे डर है कि फिर से रक्तपात हो जाएगा। मैंने सुना है कि सभी प्रमुख सेनाएं ब्लैक विंड रेगिस्तान की ओर तेजी से बढ़ रही हैं, यहाँ तक कि पश्चिमी क्षेत्र के बचे हुए सैनिक भी हरकत में आ रहे हैं। वे इसके लिए आपस में लड़ेंगे। घबराहट और लालच आपस में घुल मिल गए और दक्षिणी क्षेत्र की हवा गर्म और शुष्क हो गई, मानो कोई तूफान आने वाला हो। और पश्चिमी क्षेत्र में स्थित पूर्व शाही स्थल की गहराई में दक्षिणी क्षेत्र की तुलना में वातावरण और भी अधिक दमनकारी था। हल्के सुनहरे रंग के प्रतीकों से ढके एक खंडहर के केंद्र में जियांग ली एक पारदर्शी प्रकाश अवरोध में फंसी हुई थी। उसने जंग लगी लोहे की तलवार पकड़ी हुई थी और बार बार प्रकाश अवरोध पर वार कर रही थी। तलवार की परछाइयां लाल रोशनी से जगमगा रही थीं, लेकिन वे अवरोध पर केवल हल्की लहरें ही पैदा कर पा रही थीं और उसे जरा सा भी हिला नहीं पा रही थीं। प्रकाश अवरोध के बाहर जियाओ जान का आत्मिक शरीर बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। उसकी आवाज़ आंसुओं से भरी थी। महाराज, कृपया अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। यह संरचना अत्यंत दुष्ट है। ऐसा लगता है कि यह विशेष रूप से हम शाही साधकों को निशाना बना रही है। जितना अधिक आप संघर्ष करेंगे, मंत्र उतने ही कसकर जकड़े जाएंगे। आधे घंटे पहले वह और जियाओ जान शाही गुरु के निशान खोजने के लिए अलग हो गए थे और गलती से इस दिखने में साधारण खंडहर में प्रवेश कर गए, जहां अचानक उनके पैरों के नीचे एक आकृति चमक उठी और उन्हें तुरंत फंसा लिया। उसने इस तरह की आकृति के चिन्ह पहले कभी नहीं देखे थे। यह न तो कोई प्राचीन शाही विधि थी और न ही वर्तमान चार क्षेत्रों का कोई सामान्य आकृति पैटर्न। ये कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी नए आए व्यक्ति ने इसे विशेष रूप से यहाँ स्थापित किया हो ताकि शिकार को सीधे जाल में फंसने का इंतजार किया जा सके। मैंने इस संरचना को तोड़ने के 9 तरीके आजमा लिए हैं। जियांग ली ने अपनी तलवार एक तरफ रख दी और खड़ी हो गई। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं, उसकी सांसें कुछ अनियमित थीं। वह महसूस कर सकती थी कि संरचना धीरे धीरे उसकी आध्यात्मिक शक्ति को सोख रही है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो संरचना को तोड़ना तो दूर, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बनाए रखना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जियाओ जान ने चिंता से कहा, क्या हम संप्रदाय के गुरु को आमंत्रित करने के बारे में सोच सकते हैं? जियांग ली ने अपने होंठ दबा लिए। वह लिन जोऊ को दोबारा परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने अपने थैले से एक विशेष ध्वनि संचारण ताबीज निकाला। ये ताबीज लिन जोऊ ने जाने से पहले उसे देते हुए कहा था, अगर तुम सचमुच इसे संभाल नहीं सकती तो इसे तोड़ दो, खुद पर जबरदस्ती मत करो। उसने अपनी उंगलियों से बल लगाया और ध्वनि संचारण ताबीज एक लाल रोशनी में बदल गया और आकाश में उड़ गया। किंगयुन संप्रदाय में लिन जोऊ ने आंगन के कोने में मौजूद छोटी मुर्गियों को कुतरे हुए आध्यात्मिक फल का सार फेंक ही दिया था कि उसे उस ध्वनि संचारण ताबीज में उतार चढ़ाव महसूस हुआ। ये लड़की, लिन जोऊ ने अपनी जीभ चटकाई, बांस की कुर्सी से उठ बैठा और हालांकि उसके चेहरे पर थोड़ी अधीरता थी, उसके पैर बिना देर किए तेजी से आगे बढ़े और आंगन से गायब हो गया। जहां तक अपने लोगों की रक्षा करने की बात है, वह हमेशा अपनी जुबान की समस्या के बारे में शिकायत करता रहता था, लेकिन उसका शरीर बहुत ईमानदार था। लिन जोऊ के जाने के कुछ ही समय बाद एक हरे रंग की आकृति किंगयुन संप्रदाय के द्वार के सामने उतरी। यह जियाओ चेन था, जो अभी अभी कांगडो पर्वत से लौटा था। जैसे ही उसने संप्रदाय में कदम रखा, उसने देखा कि एक नग्न व्यक्ति ज्वाला कुंड के पास उछलकूद कर रहा है। वह वास्तव में शिता था। इस कठिन समय के बाद वह ज्वालाओं के तापमान के अनुकूल हो चुका था। इस समय वह कुंड की तलहटी में बची हुई ऊष्मा का उपयोग अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए कर रहा था। उसकी कांस्य रंग की त्वचा पर प्राचीन आकृतियों की वह परत हल्की हल्की दिखाई दे रही थी और उसकी शारीरिक शक्ति आज सुबह की तुलना में थोड़ी और बढ़ गई थी। बड़े भाई शितो ने शियाओ चेन को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं और वह पूल से बाहर कूद गया, किनारे पर पड़े कपड़े उठाए और उन्हें पहन लिया और ईमानदारी से उनका अभिवादन किया। छोटे भाई, जियाओ चेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वह शितो में शक्ति का एक ऐसा शुद्ध एहसास महसूस कर सकता था जो साधारण शरीर शोधन करने वाले साधकों से कहीं अधिक शक्तिशाली था।
लगता है गुरु ने तुम्हारे लिए जो साधना विधि चुनी है वह तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त है। हाँ, मास्टर ने लॉर्ड हुआंग से मेरे लिए तालाब में पानी भरवाया था, कितना गर्म है। शितो ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, और इसमें बहुत ऊर्जा भी है। शाओ चेन हंसे बिना नहीं रह सका और अपने थैले से लोहे का एक मजबूत कवच निकाला। यह उसने कैंगाओ पर्वत पर पॉइंट्स के बदले हासिल किया था। कैंगाओ पर्वत के अंदर से जादुई जानवरों के कोर को पॉइंट्स और फिर सामान के बदले। इसकी सुरक्षा बेहद मजबूत थी। उसने इसे पहले अपने पास बैकअप के तौर पर रखने का सोचा था, लेकिन ये देखकर कि शितो एक शरीर को निखारने वाला था, यह उसके लिए एकदम सही साबित हुआ। ये तुम्हारे लिए है, जियाओ चेन ने कवच उसे सौंपते हुए कहा। तुम्हारा शरीर तो मजबूत है ही, इस कवच के साथ तुम्हारी रक्षा क्षमता और भी बढ़ जाएगी। कवच गहरे काले रंग का और भारी था, जिस पर बारीक रक्षात्मक चिन्ह खुदे हुए थे। पहली नज़र में ये स्पष्ट रूप से कोई साधारण वस्तु नहीं थी। शितो की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने उसे सावधानीपूर्वक उठाया, अपनी बाहों में थामे हुए बार बार कहा, धन्यवाद बड़े भाई। स्वागत है, जियाओ चेन ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा। तुम्हारी ताकत देखकर लगता है कि तुम कमजोर नहीं हो, क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहोगे? ये सुनकर शितो ने ढोल की तरह अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। नहीं नहीं बड़े भाई। उसे याद आया कि पिछली बार जब उसने पहाड़ी के पिछले हिस्से में लोहे की पीठ वाले भालू को पीटा था, तो वह जितना लड़ता गया उतना ही उत्तेजित होता गया और अंत में उसने लगभग पूरी पहाड़ी को ही पलट दिया था। गुरु के समय पर प्रकट होने से ही वह रुका था। उसे अपनी समस्या का पता था, एक बार लड़ाई शुरू हो जाए तो वह आसानी से अपना आपा खो बैठता था और खुद को रोकना नहीं जानता था। अगर गलती से भी उसने बड़े भाई को चोट पहुंचा दी तो गुरुजी उसे जरूर पीटेंगे। मैं लड़ते समय मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता, शितो ने धीमी आवाज में समझाया। शाओ चेन समझ गया और उसने उस पर दबाव नहीं डाला, मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो छोटे भाई, मैं तुम पर नजर रखूंगा। चलो बस अभ्यास करते हैं। ठीक है, शितो ने जोर से सिर हिलाया, कवच को गले लगाया और खुशी खुशी अपनी फूस की झोपड़ी में वापस चला गया। उसे जल्दी से ये देखना था कि नया कवच ठीक से फिट बैठता है या नहीं, और बाद में सीनियर ब्रदर के साथ अभ्यास करने के लिए वापस आना था। शाओ चेन ने उसकी पीठ की ओर देखा, उसके होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मास्टर ने एक और दिलचस्प छोटे भाई को अपने घर में पनाह दी थी। उस पंथ में खाना पकाने का धुआं ऊपर उठ रहा था और पुराने बबूल के पेड़ के पत्ते हवा में सरसरा रहे थे। सब कुछ अभी भी वैसा ही था जैसा पहले हुआ करता था। अध्याय 68, बकाया ऋण। अब चुकाने का समय आ गया है। किंगड्यून संप्रदाय के प्रशिक्षण मैदान नीले पत्थरों से बने थे और किनारों पर उगने वाली घास को आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा बड़े करीने से संवारा गया था। जियाओ चेन ने एक साधारण जादुई भाला पकड़ रखा था, जिसका डंडा गहरा काला था और वह स्टोन के साथ आमने सामने खड़ा था। कुछ दिनों के विश्राम के बाद उसने कैंगाओ पर्वत से प्राप्त ज्ञान को अच्छी तरह आत्मसात कर लिया था और उसकी शून्य शोधन क्षमता का मध्य चरण और भी स्थिर हो गया था। अपने सामने मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए अपने चौथे छोटे भाई को देखकर उसकी आंखों में युद्ध की भावना की एक झलक दिखाई दी। जियाओ चेन ने दक्षिणी क्षेत्र में वापस लौटते समय कई छोटी मोटी लड़ाइयों का सामना किया था और स्वाभाविक रूप से उसका स्तर मध्य चरण में पहुंच गया था। चौथे छोटे भाई, सावधान रहो। उसकी आवाज़ पूरी होने से पहले ही जियाओ चेन हरकत में आ गया। उसकी भाले की नोक, जिसमें तीव्र भाला शक्ति समाहित थी, सीधे स्टोन की छाती पर लगी। वह ये परखना चाहता था कि काले पत्थर से जन्मे इस छोटे भाई का शरीर वास्तव में कितना शक्तिशाली है। स्टोन मुस्कुराया, न तो पीछे हटा और न ही बचने की कोशिश की, बल्कि वास्तव में भाले की नोक को सीधे पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। अब वह शरीर परिष्करण के प्रथम स्तर की महान पूर्णता तक पहुंच चुका था और उसका शरीर हीरे की तरह कठोर था। साधारण जादुई खजाने भी उसे मुश्किल से खरोंच सकते थे, इस साधारण जादुई भाले की तो बात ही छोड़िए। क्लैंग, भाले की नोक स्टोन की हथेली से टकराई, जिससे धातु के टकराने की आवाज आई और चिंगारियां उड़ने लगीं। जियाओ चेन ने भाले के डंडे में एक जबरदस्त बल महसूस किया, जिससे उसकी कलाई सुन्न हो गई। भाले की नोक दूसरे के हाथ में मजबूती से जकड़ी हुई थी और हिल नहीं रही थी। बड़े भाई, आपका भाला थोड़ा नर्म है, स्टोन ने मूर्खतापूर्ण ढंग से कहा। हथेली के हल्के से दबाव से ही जादुई भाला सचमुच मुड़ गया और विकृत हो गया। जियाओ चेन मन ही मन हैरान था। हालांकि यह भाला केवल एक जादुई उपकरण था, फिर भी यह महायान साधक के पूरे बल से किए गए प्रहार को सहन कर सकता था। सोचो, उसने इसे अपने नंगे हाथों से स्टोन से मोड़ दिया था। वह लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने एक बार फिर अपने भाले की शक्ति का प्रयोग किया और भाले का डंडा एक आध्यात्मिक सर्प की तरह मुड़ा और स्टोन की हथेली से छूट गया। उसका सिरा क्षैतिज रूप से घूमा और उसकी कमर पर प्रहार किया। स्टोन ने फिर भी वार से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने शरीर को मोड़कर भाले का वार सीधे अपने बगल से झेल लिया। पफ, भाले की नोक ने स्टोन के बगल को भेद दिया, जिससे केवल एक हल्का सफेद निशान रह गया, त्वचा भी नहीं फटी। ये जियाओ चेन की पुतलियां सिकुड़ गईं।
जैसे ही वह दोबारा हमला करने वाला था, उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। स्टोन के आसपास की हवा विकृत होने लगी। उसकी त्वचा के नीचे से हल्की काली ऊर्जा रिसने लगी। वह काली ऊर्जा ठंडी और क्रूर थी, जिसमें एक उग्र, दिल दहला देने वाली आभा थी। ये राक्षसी ऊर्जा थी। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, स्टोन की आंखों में दिख रही मूर्खता धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और उसकी जगह लालिमा छा गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके चारों ओर की राक्षसी ऊर्जा घनी होती चली गई, मानो जम ही गई हो। गर्जन! स्टोन ने एक दहाड़ मारी और अब वह चुपचाप मार नहीं सह रहा था। इसके बजाय वह शियाओ चेन पर झपटा। उसकी मुट्ठियां धरती को हिला देने वाली ताकत से चल रही थीं। उसकी मुट्ठियों की ताकत पहुंचने से पहले ही प्रशिक्षण मैदान का नीला पत्थर फट गया था। शियाओ चेन का दिल जोर से धड़कने लगा। अब वह और ज्यादा संयम नहीं रख सका। जंग लगे लोहे के भाले उसने अपना पसंदीदा भाला वापस ले लिया था, को हाथ में लिए उसकी भाले की शक्ति आसमान में उठी और स्टोन की मुट्ठी की हवा से टकरा गई। बैंग बैंग बैंग! भाले और मूके की छायाएं आपस में गुंथ गईं और राक्षसी ऊर्जा भाले की शक्ति से टकराई, जिससे प्रशिक्षण मैदान पल भर में धूल और धुएं से ढक गया। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, जियाओ चेन की घबराहट बढ़ती गई। स्टोन की शक्ति असीम प्रतीत हो रही थी। राक्षसी ऊर्जा के प्रभाव से उसकी शारीरिक शक्ति महायान स्तर के शिखर के करीब पहुंच रही थी। हालांकि जियाओ चेन की भाला शक्ति उत्कृष्ट थी, फिर भी उससे प्रतिद्वंद्वी को सचमुच चोट पहुंचाना मुश्किल था, और इसके बजाय प्रतिद्वंद्वी के भयंकर आक्रमण के कारण उसे बार बार पीछे हटना पड़ रहा था। उसे और भी ज्यादा चिंता इस बात की थी कि स्टोन की आंखों में लालिमा और भी गहरी होती जा रही थी। ये स्पष्ट था कि वह अपना मानसिक संतुलन खोने वाला था और पूरी तरह से राक्षसी ऊर्जा में समा जाने वाला था। चौथे छोटे भाई, उठो! जियाओ चेन ने उसे जगाने की कोशिश करते हुए सख्ती से चिल्लाया। लेकिन स्टोन केवल दहाड़ा। उसका हमला और भी हिंसक हो गया। उसने शियाओ चेन के चेहरे की ओर मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी में मौजूद राक्षसी ऊर्जा लगभग एक भयानक भूतिया पंजे में बदल गई। ठीक इसी नाजुक क्षण में आंगन के कोने से बिजली की तरह एक हरी भरी आकृति निकली। ये पुराने बबूल के पेड़ की एक शाखा थी, एक लचीली भुजा की तरह जो लकड़ी के गुणों से युक्त हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा को धारण किए हुए थी। वह शाखा शियाओ चेन और स्टोन के बीच सटीक रूप से स्थित हो गई। स्नैप! स्टोन की मुट्ठी जोर से शाखा पर लगी। देखने में कोमल सी दिखने वाली शाखा टस से मज नहीं हुई, बल्कि उससे एक कोमल लेकिन अदम्य शक्ति निकली, जिसने स्टोन को बार बार पीछे धकेल दिया। उसी समय शाखा से ओस की एक बूंद रिसकर स्टोन पर गिरी। जब ओस राक्षसी ऊर्जा के संपर्क में आई तो उससे एक फुफकार निकली और काली ऊर्जा धीरे धीरे विलीन हो गई। स्टोन का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखों का लाल रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। उसने क्षत विक्षत प्रशिक्षण मैदान को हैरानी से देखा, फिर गंभीर चेहरे वाले शियाओ चेन को देखा और अपना सिर खुजलाया। उसने मूर्खतापूर्ण ढंग से पूछा, बड़े भाई क्या हुआ? मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी एक सपना देखा जिसमें मैं एक बहुत बड़े भालू को पीट रहा था। शियाओ चेन ने राहत की सांस ली और सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस अभ्यास था। उसने पुराने टिड्डी वृक्ष की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी। अगर पुराने टिड्डी वृक्ष ने समय रहते हस्तक्षेप न किया होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। पुराने बबूल के पेड़ की शाखा धीरे से हिली, मानो प्रतिक्रिया दे रही हो, फिर धीरे धीरे पीछे हट गई और आंगन के कोने में चुपचाप अपने पत्तों और शाखाओं को फैलाती रही। बड़बड़ाहट! स्टोन के पेट में अचानक गुड़गुड़ाहट हुई। उसने अपना पेट सहलाया और शियाओ चेन की ओर देखकर बोला, बड़े भाई, मुझे भूख लगी है। क्या हम खाना खाएं? चलो रसोई में चलते हैं। जियाओ चेन मुस्कुराया, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। बाद में जब गुरुजी बाहर जाएंगे तो तुम खुद कुछ खाने के लिए बना लेना। ठीक है। स्टोन की आंखें चमक उठीं। उसे हमेशा से लगता था कि मास्टर द्वारा बनाया गया खाना दुनिया का सबसे अच्छा खाना है। अगर वह इसे बनाना सीख जाए तो वह इसे हर दिन खा सकता है। आधे घंटे बाद किंग्यून संप्रदाय की रसोई से काले धुएं का घना गुबार निकला, जिसमें जलने की गंध भी मिली हुई थी। खांसी, खांसी बड़े भाई, आग आग बहुत तेज है। स्टोन धुएं से लगातार खांस रहा था और अपने हाथ में पकड़े चम्मच को बेतहाशा हिला रहा था। बर्तन में रखा चावल काला कोयला बन चुका था। जियाओ चेन ने माथे पर काले निशान लिए अस्त व्यस्त रसोई को देखा। चूल्हे पर रखा तेल का जार पलट गया था। आध्यात्मिक फल पीसकर पेस्ट बन गए थे और यहाँ तक कि बर्तन का पानी भी स्टोन द्वारा गलती से लगभग गिरा दिया गया था। अंततः उसे समझ में आ गया कि आखिर क्यों उनका आलसी मालिक भी खुद खाना बनाने पर जोर देता था। खाना बनाने के मामले में ये चौथा छोटा भाई बिल्कुल ही बेवकूफ़ था। वह न केवल खाना बनाने में अनाड़ी था, बल्कि उसमें अक्ल का भी कोई नामो निशान नहीं था। वह रसोई में बिल्कुल ही नाकाम था। ठीक है, ठीक है, जाओ एक तरफ बैठो और थोड़ी देर खेलो, मैं संभाल लेता हूँ। जियाओ चेन ने बेबसी से स्टोन को रसोई से बाहर धकेल दिया, एप्रन पहना और कुशलतापूर्वक सामग्री को तैयार करने लगी। स्टोन रसोई के प्रवेश द्वार पर बैठा अपने बड़े भाई को चावल धोते, सब्जियां काटते और भूनते हुए ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में प्रशंसा भरी थी और वह बुदबुदाया, बड़े भाई कमाल के हैं, मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर।
कुछ ही देर में खाने की खुशबू ने जले हुए की गंध को दूर कर दिया। आध्यात्मिक चावल पूरी तरह से पककर मुलायम हो गए थे। मांस के साथ तले हुए आध्यात्मिक बांस के अंकुर हरे भरे और लजीज लग रहे थे, और सिंदूरी फलों का सूप लाल रोशनी से जगमगा रहा था, जिससे पूरी मेज महक रही थी। स्टोन तब तक खाता रहा जब तक उसका मुंह तेल से लथपथ नहीं हो गया, और स्पष्ट स्वर में बोला, बड़े भाई ने जो बनाया है वह उतना ही स्वादिष्ट है जितना कि गुरुजी बनाते हैं। शाओ चेन हंसते हुए बोला, मालिक को ये बात पता न चलने देना, वरना वे तुम्हें पीछे वाले पहाड़ पर लकड़ी कटवाकर सजा देंगे। रात के खाने के बाद चांदनी ने किंग्युन संप्रदाय को नहला दिया। शाओ चेन पुराने बबूल के पेड़ के नीचे बैठा था, उत्तरी क्षेत्र की ओर निहार रहा था। उसकी निगाहें धीरे धीरे तेज होती जा रही थीं। कांगदाओ पर्वत पर साधना करने और स्टोन की शक्ति को देखने के बाद वह जानता था कि उसकी शक्ति पर्याप्त है। अब शुवानटियन संप्रदाय में जाकर अपने पुराने वादों को पूरा करने का समय आ गया था। चौथे छोटे भाई जियाओ चेन ने स्टोन की ओर मुड़कर देखा, जो उस काले लोहे के कवच के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। क्या तुम मेरे साथ टहलने जाना चाहते हो? जाना है? कहाँ? स्टोन ने ऊपर देखा। उत्तरी क्षेत्र में जाकर कुछ ऐसे लोगों को सबक सिखाऊंगा जिनकी आंखें नहीं हैं। जियाओ चेन की आवाज़ शांत थी, फिर भी उसमें अटूट दृढ़ संकल्प की झलक थी। स्टोन ने जरा भी संकोच नहीं किया। जाओ बड़े भाई, जहां भी जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगा। लोगों को पीटना पीटना, यही उसका सबसे बड़ा हुनर था। अध्याय 69, और मजबूत होना होगा। रवाना होने से पहले पुराना बबूल का पेड़ अचानक हिल गया। उसकी एक शाखा नीचे झुक गई और उसके सिरे पर क्रिस्टलीय हरे रंग के तरल की एक बूंद जम गई, जिससे एक ताज़ा हर्बल आध्यात्मिक ऊर्जा निकली, जिसे उसने जियाओ चेन को सौंप दिया। ये जियाओ चेन रुक गया। पुराने बबूल के पेड़ के पत्ते धीरे धीरे कांप रहे थे, मानो कोई संदेश दे रहे हों। इस बूंद में जीवन का शुद्ध सार समाहित था। यदि स्टोन पर फिर से राक्षसी शक्ति हावी हो जाए तो उस पर यह बूंद टपकाने से उसकी बुद्धि तुरंत जागृत हो सकती है। धन्यवाद सीनियर। जियाओ चेन ने गंभीरता से तरल की बूंद ली और उसे सावधानीपूर्वक एक जैड की बोतल में रख दिया। वह जानता था कि यह केवल पुराने बबूल के पेड़ से मिली मदद नहीं थी, बल्कि पूरे किंग्युन संप्रदाय का समर्थन भी था। जियाओ चेन ने जंग लगे लोहे के भाले को कंधे पर उठाया। स्टोन ने अपना काला लोहे का कवच पहना और दोनों एक के बाद एक किंग्युन संप्रदाय से बाहर निकल गए। चांदनी रात में हरे रंग के वस्त्र और लोहे के कवच में लिपटे हुए लोग अदम्य गति से धीरे धीरे दूर चले गए, उत्तरी क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए। उत्तरी क्षेत्र के शुवानटियन संप्रदाय, आप पर जो ऋण है उसे चुकाने का समय आ गया है। साम्राज्य के खंडहरों के भीतर गहराई में सीलिंग सरनी स्थित थी। फीके सुनहरे प्रकाश के घेरे के भीतर जियांगली के लाल कपड़े पसीने से भीग चुके थे। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था और उसकी आभा हवा में जलती मोमबत्ती की तरह कमजोर थी। उसके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी। जंग लगी लोहे की तलवार पकड़े उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था और हर सांस उसे असहनीय पीड़ा दे रही थी। उस घेरे के बाहर के प्रतीक चिन्ह और भी चमकदार हो गए, मानो अनगिनत आंखें उसकी फंसी हुई आकृति को टकटकी लगाए देख रही हों। ऊपर से एक भारी दमनकारी शक्ति नीचे की ओर दबाव डाल रही थी। इससे उसकी हड्डियां चरमरा उठीं। ये तंत्र न केवल उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख रहा था, बल्कि धीरे धीरे उसकी इच्छाशक्ति को भी नष्ट कर रहा था। एक बार जब उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी तो उसका भी वही हाल होगा जो साम्राज्य के उन सीलबंद अवशेषों का हुआ था, जो हमेशा के लिए यहीं दबे रह गए थे और इस तंत्र के लिए पोषण बन गए थे। महाराज, जरा और रुकिए, यह अधीनस्थ जरूर इस सुरक्षा घेरे को तोड़ने का रास्ता खोज लेगा। शाओ ज़ान की आत्मा सुरक्षा घेरे के बाहर बेचैनी से चक्कर लगा रही थी। अत्यधिक चिंता के कारण उसका शरीर कुछ हद तक पारदर्शी हो गया था, लेकिन चाहे वह कितना भी प्रहार करे या दहाड़े, प्रकाश का अवरोध अडिग रहा। जियांगली ने अपना सिर उठाया और ऊपर एक आकृति में संघनित हो चुकी सील करने वाली शक्ति को देखा। वह शक्ति एक ठोस चट्टान की तरह थी, जो अदम्य दबाव के साथ धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। वह निराश नहीं थी, वह महारानी का पुनर्जन्म थी, वही जिसे साम्राज्य का पुनर्निर्माण करने और स्वर्ग के मार्ग पर चलने का दायित्व सौंपा गया था। भला ऐसी जगह पर फंसी हुई उसकी मृत्यु कैसे हो सकती थी? गुरुजी, मुझे क्षमा करें, जियांगली ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई दी। उसने अपने सीने की ओर हाथ बढ़ाया, जहां एक प्राचीन तलवार का गुच्छा छिपा हुआ था। यह वही था जो लिनजोऊ ने उसे पहले दिया था और कहा था कि इसमें एक तलवार की मुहर है जिसका उपयोग केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही किया जाना चाहिए। इसका उपयोग करने से प्रचंड शक्ति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी होंगे। लेकिन इस समय उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। हा, जियांगली ने अपनी छाती पर लगे तलवार के लटकन को कुचलते हुए अपनी बची हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को जंग लगी लोहे की तलवार में डाल दिया। गुंजन, उसकी तलवार से उसकी अपनी सीमा से कहीं अधिक तीव्र तलवार शक्ति का विस्फोट हुआ। उसके लाल वस्त्र लहराए और एक पुनर्जन्मित महारानी की तरह उसने अपने सिर के ऊपर स्थित अवरोध शक्ति की ओर तलवार से प्रहार किया। टकराना, तलवार की शक्ति सील करने वाली शक्ति से टकरा गई। प्रकाश अवरोध बुरी तरह कांप उठा, मंत्र झिलमिला उठे, लेकिन वह टूटा नहीं।
तलवार की मुहर की शक्ति समाप्त हो गई और इसका तुरंत ही उल्टा असर हुआ। जियांग ली ने मुंह से खून थूका, उसका शरीर धीरे से गिर पड़ा और जंग लगी लोहे की तलवार खनखनाहट के साथ जमीन पर गिर गई। सीलिंग पावर ने दबाव बनाने का अवसर लिया, जिससे प्रकाश अवरोधक सिकुड़ गया और लगभग उसके शरीर से चिपक गया। महाराज, जियाओ जान ने हताशा भरी दहाड़ लगाए। जियांग ली ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसके दिल में केवल अनिच्छा का भाव था। क्या सचमुच इसका अंत इस तरह हो सकता है? तभी एक उदासीन आवाज, मानो कोई दिव्य ध्वनि हो, मुहर के ऊपर गूंज उठी। अरे यार, ये तो बस एक एरे को तोड़ना है। क्या ये वाकई इतना मुश्किल है? जियांग ली ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और जियाओजान ने भी तुरंत दहाड़ना बंद कर दिया, अविश्वास से आकाश की ओर देखने लगा। सफेद वस्त्र पहने एक आकृति हवा में प्रकट हुई, जो अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर खड़ी थी। वह लिनजो थी। उसने जियांग ली की तरफ देखा तक नहीं, जो उस घेरे में फंसी हुई थी। उसने बस अपनी आंखें उठाकर उस हल्के सुनहरे प्रकाश के अवरोध पर एक नज़र डाली, अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अपनी तर्जनी उंगली से हल्के से थपथपाया। तोड़ना, एक शब्द में कहें तो ये संक्षिप्त था, फिर भी इसमें स्वर्ग और पृथ्वी के परम सत्य समाहित प्रतीत होते थे। दरार, सीलबंदी तंत्र, जिसे जियांग ली अपनी जान जोखिम में डालने के बावजूद हिलाने में असमर्थ रही थी और जो तलवार की मुहर की शक्ति के आगे केवल कांप रही थी, पल भर में टूटे हुए कांच की तरह चकनाचूर हो गई। फीके सुनहरे रंग के प्रतीक आकाश में प्रकाश के बिंदुओं में बदल गए, हवा में विलीन हो गए और वह भारी दमनकारी शक्ति हवा में गायब हो गई। लिनजो जियांग ली के सामने उतरा, जमीन से जंग लगी लोहे की तलवार उठाने के लिए झुका और लापरवाही से उसे उसकी ओर फेंक दिया। उसकी आवाज में बेबसी झलक रही थी। मैं तुम सबको बता रहा हूं, क्या तुम मेरी कुछ परेशानी कम नहीं कर सकते? बड़े शिष्य ने अभी अभी मुसीबत खड़ी की है और अब दूसरा शिष्य इस तरह की रहस्यमयी जगह में घुस गया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना खाली हूं? जियांग ली ने तलवार के सहारे खुद को संभाला और अपने सामने मौजूद परिचित सफेद वस्त्रधारी आकृति को देखा। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने दृढ़ता से आंसू रोके रखे। गुरुजी, मुझे मत बुलाओ, मैं तुम सबसे डरता हूँ। लिनजोऊ ने हाथ हिलाया और उसकी निगाहें किनारे खड़े हैरान शियाओजान पर टिक गईं। तुम अब तक क्यों घूर रहे हो? महाराज तो बस गिरने ही वाले हैं। तभी जियाओजान होश में आया, उसका आत्मा शरीर तेजी से जियांग ली के पास पहुंचा। उसकी आवाज में सिसकी भी थी। महाराज, क्या आप ठीक हैं? संप्रदाय प्रमुख, आप बहुत शक्तिशाली हैं। अभी अभी आपने जो चाल चली, इस अधीनस्थ ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। वह सचमुच हैरान था। उसने स्वयं उस मंत्रोच्चारण की शक्ति का अनुभव किया था। उस समय साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली मंत्रोच्चारण जादूगर भी शायद उसे तोड़ नहीं पाते, लेकिन लिनजोऊ ने महज एक उंगली और एक शब्द से उसे तोड़ दिया था। ऐसी शक्ति उसकी समझ से परे थी। जियांग ली ने खुद को संभाला और संक्षेप में बताया कि वह गलती से उस तंत्र में कैसे प्रवेश कर गई थी। जब वह और शियाओजान अलग हो गए, तो शाही गुरु के निशान खोजते समय खंडहरों के नीचे अचानक चमक उठे तंत्र के जाल में वह फंस गई। समय के साथ तंत्र मजबूत होता गया और उसमें फंसे लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखने की क्षमता आ गई। उसने कई तरीके आजमाए, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाए। अगर लिनजोऊ समय पर न पहुंचता तो परिणाम अकल्पनीय होते। तो लिनजोऊ ने सुनने के बाद सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम्हारी ताकत काफी नहीं है तो अंधाधुंध हमला मत करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अजेय हो? ये सुरक्षा घेरा बाद की पीढ़ियों ने साम्राज्य के अवशेषों के पुनरुत्थान को रोकने के लिए बनाया था। ये खास तौर पर तुम जैसे साधकों को निशाना बनाता है जिनके पास साम्राज्य की आभा है। तुम्हारी वर्तमान साधना के साथ इसमें कूदना तो मानो खुद को मौत के मुंह में धकेलना है। जियांग ली ने अपना माथा ढांक लिया और फुसफुसाते हुए कहा, मुझे पता है गुरुजी। अच्छा हुआ कि तुम्हें पता है। लिनजोऊ मुड़ी और बोली, चलो वापस संप्रदाय चलते हैं। अगर देर हुई तो वो मूर्ख स्टोन रसोई तोड़ देगा। हाँ, जियांग ली ने उत्तर दिया। दमन की निराशा और थकी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा की कमजोरी उसके गुरु के संयमित शब्द तोड़ दो से मानो दूर हो गई थी। शाओ झान का आत्मिक शरीर एक तरफ तैरता हुआ आया और लिनजोऊ की जाती हुई पीठ को देखता हुआ उसका हृदय विस्मय से भर गया। ऐसे संप्रदाय के गुरु के साथ शायद साम्राज्य के पुनरुद्धार की वास्तव में आशा थी। खंडहरों में हवा अभी भी ठंडी थी, लेकिन गुरु शिष्य के चले जाने से उसकी खामोशी थोड़ी कम हो गई। खंडहरों की दरारों से सूरज की रोशनी छनकर आ रही थी, जिससे उनके विदा होते हुए चेहरे रोशन हो रहे थे और जियांग ली की आंखों में फिर से चमक आ गई थी। जियांग ली सफ़ेद वस्त्र पहने हुए उस शख्स को जाते हुए देखती रही और चुपके से जंग लगी लोहे की तलवार को पकड़े रही। अगली बार वह निश्चित रूप से अपने गुरु को अपने बारे में फिर से चिंता नहीं करने देगी। उसे जल्दी से मजबूत होना था, इतना मजबूत कि वह खुद ही सभी बाधाओं को पार कर सके, इतना मजबूत कि वह हमेशा अपने गुरु की सुरक्षा पर निर्भर रहने के बजाय वास्तव में उनके साथ खड़ी हो सके। अध्याय 70 बदला। दक्षिणी क्षेत्र में तियानफैंग राजवंश के ऊपर नीचे लटके बादल इतने दबाव बना रहे थे कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जियाओ चेन अपनी पीठ पर भाला रखे खड़ा था, उसके हरे वस्त्र हवा में हल्के से लहरा रहे थे।
शितोऊ ने काले लोहे का कवच पहन रखा था और वह उसके बगल में खड़ा था। उसके शरीर से क्रूरता की एक हल्की सी आभा निकल रही थी। जिस क्षण दोनों ने राजवंश के क्षेत्र में कदम रखा, उन्होंने पहले ही तियानफेंग शहर को सतर्क कर दिया था। शाही महल के ऊंचे चबूतरे पर शासक ली गान ने रेलिंग को कसकर पकड़ रखा था। पिछले महीने की तुलना में उनकी कनपटी के सफ़ेद बाल और भी बढ़ गए थे, मानो वे रातों रात 10 साल बूढ़े हो गए हों। उनका दूसरा बेटा लीमो उनके बगल में खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं। उसने हवा में लटके उन दोनों आकृतियों को देखा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पिताजी वह सचमुच आ गया है। अच्छा हुआ कि वह आ गया। ली गान ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में थकावट और पछतावा झलक रहा था। उस समय जब जुवानटियन संप्रदाय ने उत्तरी क्षेत्र की शक्तियों पर कब्जा बनाए रखने के लिए जियाओ चेन को घेरने और मारने के लिए हमारे मार्ग का उपयोग करने की कोशिश की, तो मैंने न केवल अपने शहर की रक्षा प्रदान की, बल्कि 300 कुलीन साधकों को भी सहायता के लिए भेजा। अंततः यह एक गलती साबित हुई। मैंने गलत व्यक्ति पर दांव लगाया। उन्हें बहुत पहले ही यह समझ लेना चाहिए था कि जो युवक शुवानटियन संप्रदाय की घेराबंदी से बच निकलने में कामयाब रहा, वह कोई साधारण जीव नहीं था। अब जबकि जियाओ चेन चारों क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो चुका था और महान वाहन साधकों को कुत्तों की तरह मार रहा था, तियानफेंग राजवंश की मामूली संपत्ति उसके सामने एक रथ को रोकने की कोशिश कर रहे एक कीड़े के समान थी। मेरा आदेश आगे पहुंचाओ। ली गान अचानक सीधा खड़ा हो गया। उसकी आवाज में सम्राट जैसी गरिमा लौट आई। राष्ट्रीय संरक्षक सरणी सक्रिय करो। स्वर्ण कोर स्तर से ऊपर के सभी साधक शत्रु का सामना करने के लिए आकाश में उड़ान भरें। पिताजी, लीमो ने चिंता से कहा, वह शियाओ चेन तो विपत्ति पारलौकिक साधना करने वालों को भी मार सकता है, हमारे साधना करने वालों को, मुझे पता है। ली गान ने दृढ़ता से उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन तियानफेंग राजवंश ली परिवार की नींव है। भले ही हम उसे रोक न सकें, हमें डटे रहकर मरना होगा। उसने पीछे मुड़कर अपने बेटों की ओर देखा, जिनके चेहरे दहशत से भरे हुए थे, और गहरी आवाज में कहा, कुल के युवा शिष्यों को लेकर गुप्त मार्ग से निकल जाओ और दक्षिणी क्षेत्र में गहराई तक भाग जाओ। ली परिवार की वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को बचा लो। पिताजी, आपका क्या हाल है? बड़े बेटे ने घबराकर पूछा। ली गान ने एक उदास मुस्कान दी। मैं तियानफेंग का शासक हूँ। यदि राष्ट्र का अस्तित्व है तो मेरा भी अस्तित्व है। यदि राष्ट्र का पतन होता है तो मेरा भी अंत हो जाता है। एक सम्राट युद्ध के मैदान में कैसे भाग सकता है? उसने हाथ हिलाते हुए स्पष्ट कहा, जल्दी जाओ। अगर तुमने और देर की तो बहुत देर हो जाएगी। उनके पुत्रों ने आंखों में आंसू लिए प्रणाम किया, फिर मुड़कर अपने कबीले के शिष्यों के साथ जल्दी से चले गए। लगभग उसी समय तियानफेंग शहर के प्रमुख परिवार भी वहां से चले गए। ली परिवार के महल में कुल के मुखिया ली कुओ ने कर्कश स्वर में दहाड़ लगाई, जल्दी करो। 15 वर्ष से कम आयु के सभी शिष्यों को गुप्त मार्ग में ले जाओ। खानदानी धरोहरें लेकर चारों दिशाओं में भागो। पीछे मुड़कर मत देखो। शियाओ चेन की घेराबंदी और हत्या में मुख्य भूमिका निभाने के कारण वह किसी और से बेहतर जानता था कि शियाओ चेन उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। सु परिवार के आंगन में सु कबीले के मुखिया ने अपने कबीले के लोगों को जल्दबाजी में अपना सामान पैक करते देखा। वह अपनी कुर्सी पर धंस गए और मन ही मन बुदबुदाए, अफसोस काश मैंने उस समय शुवानटियन संप्रदाय के लाभों के लालच में आकर उनकी मदद न की होती तो ये सब क्यों होता। लेकिन इस दुनिया में पछतावे का कोई इलाज नहीं है। वह केवल दांत पीसकर आदेश दे सका, महिलाएं पहले जाएं, पुरुष पीछे रहकर उनकी वापसी को सुरक्षित रखें। हमें जितना हो सके उतना समय देना होगा। शहर के दक्षिण में केवल एक साधारण निवास खाली पड़ा था, वह था शियाओ परिवार का पुराना निवास। जब जियाओ चेन ने पहली बार कैंगाओ पर्वत पर अपना नाम कमाया था, तब जियाओ परिवार के सदस्य एक रहस्यमय बुजुर्ग के मार्गदर्शन में दक्षिणी क्षेत्र की सीमा पर स्थित एक घाटी में चले गए थे, ताकि आने वाले इस हिसाब किताब से बच सकें। गुंजन, तियानफेंग राजवंश का नगर सुरक्षा कवच जगमगा उठा, जिससे पूरे शहर पर एक हल्के सुनहरे प्रकाश का पर्दा छा गया। विभिन्न प्रमुख परिवारों और सेना के असंख्य साधक आकाश में आ गए और शाओ चेन और शितोऊ के सामने का रास्ता घनी तरह से अवरुद्ध कर दिया। गोल्डन कोर, नेसेंट सोल, स्पिरिट सेवरिंग, वॉर्ड रिफाइनिंग एकीकरण के मध्य चरण में केवल 2 ही सर्वोच्च स्तर के कौशल थे। वॉर्ड रिफाइनिंग के शिखर पर पहुंचे जियाओ चेन के सामने वे किसी शक्तिशाली व्यक्ति के सामने बच्चों की तरह थे। शाओ चेन, तुम भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन हमारा तियानफेंग राजवंश कोई नर्म फल नहीं है जिसे कोई भी मसल सके। एक आत्मा विच्छेदक बुजुर्ग ने कठोर स्वर में चिल्लाते हुए कहा, लेकिन उनकी आत्मा कमजोर थी और उनके हाथ में मौजूद जादुई खजाना काम रहा था। शाओ चेन ने पलक भी नहीं झपकाए। ये साधक अब उसके लिए जरा भी खतरा नहीं थे। उसने शीतल की ओर सिर घुमाकर उदासीनता से कहा, ली परिवार के सीधे वंशजों और उस वर्ष घेराबंदी में भाग लेने वाले मुख्य साजिशकर्ताओं को छोड़कर बाकी सभी साधक। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, शितो ने दबी हुई आवाज में जवाब दिया, क्या उन सबको मार डालूं?
उसके हाथ बुरी तरह खुजली कर रहे थे। उसने प्रशिक्षण मैदान में पहले पर्याप्त लड़ाई नहीं लड़ी थी और वह बस अपना गुस्सा निकालने के लिए जगह ढूंढ रहा था। शाओ चेन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाया। घेराबंदी में भाग लेने वाले, चाहे वे प्राथमिक हो या द्वितीयक, सभी मृत्यु के पात्र थे। इसे करें। ये शब्द सुनते ही जियाओ चेन का शरीर टस से मस नहीं हुआ। उसने बस अपनी उंगलियों से आगे की ओर इशारा किया। प्रेरी फायर स्पीयर का इरादा है, तितर बितर हो जाओ। अदृश्य भाला शक्ति एक ज्वार की तरह फैल गई। जहां भी यह शक्ति पहुंची, वहां के स्वर्णिम हृदय और नवजात आत्मा के साधकों को चीखने का भी समय नहीं मिला और वे आकाश से गिर पड़े, उनकी जान निकल गई। मध्य चरण के एकीकरण के 2 वरिष्ठों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उनकी सुरक्षात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा भले की भावना से तुरंत भेद दी गई और उनके भौतिक शरीर विघटित हो गए। शितो अब खुद को रोक नहीं सका। उसका काला लोहे का कवच खड़खड़ाता हुआ एक टैंक की तरह साधकों की भीड़ में घुस गया। उसने दोनों मुट्ठियां चलाईं। हर मुक्के में पहाड़ों को चकनाचूर करने और चट्टानों को चीरने की अपार शक्ति थी। साधकों के जादुई खजाने और आध्यात्मिक ऊर्जा उसके सामने कागज की तरह थे। पलक झपकते ही दर्जनों चूर चूर हो गए। ऊंचे चबूतरे पर खड़े ली गान ने इस भयावह दृश्य को देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी आंखों से गंदे आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्हें पता था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। शाओ चेन की भाला शक्ति के प्रभाव में राष्ट्रीय संरक्षक सरनी पतले कागज की तरह चकनाचूर हो गई और चटकने की आवाज के साथ बिखर गई। शितो ने पहले चिल्ला रहे आत्मा विभाजक बुजुर्ग को पकड़ा, उसका सिर ऐसे कुचला जैसे किसी चूजे को पकड़े हुए हो, और तुरंत शाही महल की ओर दौड़ पड़ा। शाओ चेन धीरे धीरे पीछे पीछे चल रहा था। उसके भाले की नोक कभी कभी हल्के से टकराती थी और भागने की कोशिश करने वाला कोई भी साधक इसके जवाब में मारा जाता था। ली परिवार के महल में ली कुओ ने शिष्यों के अंतिम समूह को गुप्त मार्ग में भेज ही दिया था कि तभी वह मुड़ा और उसने अपने सामने एक हरी छाया प्रकट होते देखी। शाओ चेन, ली कुओ बुरी तरह डर गया और जमीन पर घुटने टेक कर दया की भीख मांगने लगा। मुझे बख्श दो, मैं अपनी सारी पारिवारिक संपत्ति कुर्बान करने को तैयार हूँ। शाओ चेन के भाले की नोक ने उसके गले को भेद दिया। उसकी आवाज ठंडी थी। बहुत देर हो चुकी है। सु परिवार के आंगन में सु कबीले के मुखिया ने शितो को दरवाजा तोड़कर अंदर आते देखा। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे डर के मारे बेहोश हो गए। तभी शितो ने उन्हें एक जोरदार मुक्के से जमीन पर गिरा दिया। तियानफेंग शहर भर में चीखें और रोने की आवाजें उठती गिरती रहीं, लेकिन बहुत ही कम समय में वे फिर से शांत हो गईं। 15 मिनट से भी कम। आकाश में अब तियानफेंग राजवंश का कोई भी साधक नहीं बचा था। नगर रक्षक घेरे के टुकड़े उल्कापिंडों की तरह गिरे और शाही महल की चमकदार टाइलें सूर्य के प्रकाश में रक्तलाल रोशनी बिखेर रही थीं। शितो ली गान का सिर उठाकर पास आया और उसे लापरवाही से जमीन पर फेंक दिया। उसने भोलेपन से पूछा, बड़े भाई, क्या कोई मछली जाल से बच निकली? शाओ चेन ने शहर का जायजा लेकर यह पुष्टि की कि कहीं कोई मछली जाल से बच तो नहीं गई। फिर उसने सिर हिलाकर कहा, अंदर अभी भी एक बूढ़ा आदमी फंसा हुआ है। संभवतः वह पहले जानलेवा एकांतवास में था और अब जागने वाला है। आइए उसका इंतजार करें, देखते हैं इस बूढ़े आदमी में ऐसा क्या खास है। ये लड़ाई तो बच्चों को पीटने जैसी थी, बिना किसी मेहनत के ही खत्म हो गई। क्या मैं बहुत ताकतवर हूँ? इस समय तियानफेंग राजवंश की राजधानी डूबते सूरज की रोशनी में धीरे धीरे शांत हो गई। उसकी पूर्व समृद्धि एक बुलबुले की तरह चकनाचूर हो गई। खून का कर्ज अंततः खून से ही चुकाना पड़ता है। शियाओ चेन के बदले की राह अभी शुरू ही हुई थी। अगला पड़ाव उत्तरी क्षेत्र में स्थित जुवानिटियन संप्रदाय होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस अमेजिंग जर्नी का हिस्सा बने। नीचे कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बिल बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।